हेलो दोस्तों, ऑडियो बुक लेजेंड्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कार्ल सेगन की किताब कॉस्मोस के बारे में। दोस्तों, ये ऑडियो बुक है तो इसमें कोई ग्राफिक्स नहीं है। आराम से बैठिए, हेडफोन लगाइए और कहानी में खो जाइए। और हाँ, ये यूट्यूब पर है तो बीच बीच में विज्ञापन आ सकते हैं। आप उन्हें स्किप करके कहानी सुनना जारी रख सकते हैं। इस किताब में हम ब्रह्मांड की विशालता और समय की अनंतता को समझने की कोशिश करेंगे। हम जानेंगे कि कैसे कार्ल सेगन ने हमें विज्ञान को एक रोमांचक यात्रा में ले जाने का तरीका सिखाया। ये कहानी हमें बताएगी कि हम इस ब्रह्मांड में कितने छोटे हैं और फिर भी कितने खास हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय नंबर 1, कॉस्मिक महासागर का स्रोत। इस अध्याय में कार्ल सेगन कहते हैं कि ब्रह्मांड सब कुछ है, जो था, जो है और जो होगा। हमारी छोटी से छोटी सोच भी हमें ब्रह्मांड के सबसे बड़े रहस्यों की ओर ले जाती है। वो बताते हैं कि कैसे हमारी पृथ्वी एक छोटे से कंकड़ की तरह इतने बड़े ब्रह्मांड में खोई हुई है। ब्रह्मांड इतना बड़ा है और इतना पुराना है कि इंसान के समझने की क्षमता से परे है। लेकिन हमारी प्रजाति जिज्ञासु है और हिम्मत वाली है। पिछले कुछ हजार सालों में हमने जो खोजें की हैं, वो बहुत ही अद्भुत और अप्रत्याशित हैं। ये खोजें हमें याद दिलाती हैं कि इंसान सोचने के लिए बने हैं, समझने में मजा आता है और ज्ञान हमारे जीने के लिए जरूरी है। सेगन बताते हैं कि खोज में संदेह और कल्पना दोनों की जरूरत होती है। कल्पना हमें ऐसी दुनियाओं में ले जाती है जो कभी अस्तित्व में नहीं थी, लेकिन बिना कल्पना के हम कुछ भी नहीं कर सकते। संदेह हमें सच और झूठ में फर्क समझने में मदद करता है। ब्रह्मांड इतना बड़ा है कि हम दूरी को मापने के लिए मीटर या मील का इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसलिए हम प्रकाश की गति का उपयोग करते हैं। एक प्रकाश वर्ष में प्रकाश लगभग 10 ट्रिलियन किलोमीटर चलता है। पृथ्वी एक खास जगह है क्योंकि हमारे जैसी जिंदगी सिर्फ यहीं पाई गई है। सेगन कहते हैं कि ब्रह्मांड में जीवन की संभावना बहुत ज्यादा है, लेकिन हमने अभी तक उन्हें खोजा नहीं है। वो आकाश गंगा को अंतरिक्ष के समुद्र में झाग की तरह बताते हैं, जो अलग अलग समूहों में बिखरे हुए हैं। हर आकाश गंगा में अरबों तारे हैं और हर तारे के आसपास ग्रह हो सकते हैं। हमारी आकाश गंगा मिल्की वे में 400 अरब तारे हैं, लेकिन हम सिर्फ एक यानी सूर्य को अच्छी तरह से जानते हैं। सेगन कहते हैं कि अगर हम ब्रह्मांड में कहीं भी रैंडम होते तो रहने लायक ग्रह मिलने की संभावना बहुत कम होती। हमारी आकाश गंगा के लोकल ग्रुप में एंड्रोमेडा आकाश गंगा है, जो हमसे बहुत दूर है। मिल्की वे की सर्पिल भुजाओं में तारे और ग्रह एक व्यवस्थित तरीके से घूम रहे हैं। तारों के सिस्टम अलग अलग होते हैं। कुछ सिंगल तारे होते हैं जैसे सूर्य, और कुछ डबल या मल्टीपल स्टार सिस्टम होते हैं। सुपरनोवा जैसे तारे बहुत चमकीले होते हैं, जबकि ब्लैक होल अदृश्य होते हैं। हर तारे की अपनी खास बातें होती हैं, जैसे नीले तारे गर्म और जवान होते हैं, पीले तारे मध्यम उम्र के होते हैं और लाल तारे बूढ़े होते हैं। सेगन बताते हैं कि हर तारा सिस्टम अंतरिक्ष में एक द्वीप की तरह है, जहां से बाहर जाना मुश्किल है। हो सकता है कहीं और भी जीवन विकसित हुआ हो, लेकिन हमने अभी तक उन्हें खोजा नहीं है। हमारे सौर मंडल में ग्रह हैं, जैसे मंगल, जहां ज्वालामुखी गतिविधियां और रेत के तूफान आते हैं। शायद यहां जीवन के सरल रूप हो सकते हैं। सूर्य एक शक्तिशाली तारा है जो थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शन से रोशनी देता है और उसके आसपास के ग्रह उसकी रोशनी से गर्म होते हैं। पृथ्वी के बारे में सेगन कहते हैं कि ये एक नीली सफेद दुनिया है, महासागरों से घिरी हुई और जीवन से भरी हुई। यह ग्रह ब्रह्मांड में एक दुर्लभ रत्न है, जहां हमारी जिंदगी शुरू हुई और विकसित हुई है। हमारी इच्छा है कि हम ब्रह्मांड को खोजें, और यही हमारी नियति भी है। पृथ्वी हमारा घर है, जहां हम अपनी यात्रा को आगे बढ़ा रहे हैं, और शायद एक दिन हम अपनी लंबी यात्रा पूरी करेंगे। कार्ल सेगन इरेटोस्थनीज के बारे में भी बताते हैं, जो अलेक्जेंड्रिया शहर में रहते थे। इरेटोस्थनीज को उसके समय के लोग बीटा बुलाते थे, क्योंकि उनके दुश्मनों ने कहा कि वो दुनिया में हर चीज में दूसरे नंबर पर हैं। लेकिन असल में इरेटोस्थनीज सब कुछ में अल्फा थे। वो एक खगोल शास्त्री, इतिहासकार, भूगोलवेत्ता, दार्शनिक, कवि, थिएटर समीक्षक और गणितज्ञ थे। उन्होंने अलेक्जेंड्रिया की बड़ी लाइब्रेरी के डायरेक्टर के रूप में भी काम किया।
जहां उन्होंने एक दिन एक किताब में पढ़ा कि 21 जून को गर्मियों के संक्रांति पर सायन में दोपहर के समय सीधे खड़े खंभों पर कोई परछाई नहीं पड़ती, मतलब सूरज सीधा उनके ऊपर होता है। इरेटोस्थनीज ने देखा कि अलेक्जेंड्रिया और सायन के बीच में एक बड़ा अंतर है परछाइयों में। अलेक्जेंड्रिया में दोपहर को परछाइयां बनती हैं, जबकि सायन में नहीं बनती। इस बात से उन्हें यह समझने में मदद मिली कि पृथ्वी गोल है। उन्होंने अलेक्जेंड्रिया से सायन की दूरी नापकर पृथ्वी की परिधि निकाली, जो उन्होंने लगभग 40,000 किलोमीटर बताई। यह गणना उन्होंने सिर्फ खंभों, आंखों और दिमाग का इस्तेमाल करके की, जो 2200 साल पहले के लिए बहुत ही आश्चर्यजनक थी। कार्ल सेगन अलेक्जेंड्रिया की लाइब्रेरी की भी तारीफ करते हैं, जो उस समय की सबसे बड़ी रिसर्च इंस्टीट्यूट थी। यहां हर तरह के विद्वान मिलते थे, खगोल शास्त्री, गणितज्ञ और दार्शनिक। लाइब्रेरी में लगभग 500 मिलियन पेपरसॉफ्ट मेंट्स बच पाए। इरेटोस्थनीज जैसे बड़े विचारकों ने इस लाइब्रेरी में बहुत कुछ सीखा और दुनिया को नए नजरिए दिए। इरेटोस्थनीज की खोज के बाद लोगों ने ज्यादा से ज्यादा खोज यात्राएं की। उनकी गणनाओं ने कोलंबस जैसे खोजकर्ताओं को भी प्रेरित किया, जिन्होंने अमेरिका की खोज की। कोलंबस ने इरेटोस्थनीज की गणनाओं को बदलकर अपनी यात्राओं को सफल बनाया। कार्ल सेगन कहते हैं कि हमारे ब्रह्मांड का आकार और उम्र इतनी ज्यादा है कि हमारी इंसानी चिंताएं बहुत छोटी लगती हैं। सेगन कहते हैं कि हमारी जिज्ञासा और बहादुरी हमें ब्रह्मांड को समझने में मदद करती है। हम जानते हैं कि ब्रह्मांड लगभग 15 से 20 अरब साल पुराना है, जो बिग बैंग से शुरू हुआ था। बिग बैंग के बाद से ही पदार्थ और ऊर्जा का बदलाव चल रहा है, जो आज तक जारी है। सेगन ने अलेक्जेंड्रिया के विद्वानों यूक्लिड, डायोनिसस, हेरोफिलस, हिरोन, पोनियस, आर्किमिडीज और टॉलेमी के योगदान को भी बताया है। इन विद्वानों ने खगोल विज्ञान, ज्यामिति, भाषा, शरीर विज्ञान, इंजीनियरिंग और गणित में बड़े काम किए। आज हम टेक्नोलॉजी की मदद से अंतरिक्ष में खोज कर रहे हैं, जो पहले असंभव था। पृथ्वी को ऊपर से देखने पर हम उसके गोल आकार और महाद्वीपों को देख सकते हैं, जो पुराने भूगोलवेत्ताओं ने पहले ही बता दिया था। कार्ल सेगन बताते हैं कि हम अपने घर यानी अंतरिक्ष को खोज रहे हैं और शायद एक दिन हम अपनी लंबी यात्रा पूरी करेंगे। अध्याय नंबर 2, कॉस्मिक फ्यूज में एक आवाज में विकास का विचार, जो सबसे पुराने दर्शनों में से एक है, धार्मिक विचारों के कारण बंधन में था और अंधेरे में डाल दिया गया था। लेकिन चार्ल्स डार्विन ने इस पुराने ढांचे में नई जान डाल दी। उन्होंने बंधनों को तोड़ दिया और साबित किया कि यह ब्रह्मांड को समझने का बेहतर तरीका है। सभी जीव जो इस धरती पर कभी जिंदा रहे हैं, एक ही हैं। यह देखने में जीवन की खूबसूरती है कि यह ग्रह ग्रेविटी के नियमों के अनुसार घूम रहा है और इतनी सरल शुरुआत से भी इतने अद्भुत रूप विकसित हुए हैं और हो रहे हैं। हमारे ग्रह पर सभी जीवित चीजें कार्बनिक अणुओं से बनी हैं। कार्बन परमाणु एक केंद्रीय भूमिका निभाता है। एक समय था जब जीवन नहीं था, अब हमारी दुनिया जीवन से भरी हुई है। ये कैसे हुआ? पहला जीवन कैसे आया? जीवन कैसे विकसित हुआ ताकि हम जैसे जटिल जीव बन सकें? क्या दूसरे ग्रहों पर भी जीवन है, जो शायद दूसरे तारों के चारों ओर घूम रहे हैं? अगर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ मौजूद है, तो क्या वह भी हमारे जैसे कार्बनिक अणुओं पर आधारित है? क्या उनके जीव हमारे जैसे दिखेंगे, या वे अलग वातावरण के लिए बिल्कुल अलग तरीके से विकसित हुए हैं? कार्ल सेगन का कॉस्मॉस यह सवाल उठाता है कि जीवन की प्रकृति क्या है और दूसरे ग्रहों पर जीवन की खोज का मतलब क्या है। ये दोनों एक ही सवाल के दो पहलू हैं। हम कौन हैं? तारों के बीच में अंधेरे क्षेत्र हैं, जिनमें गैस, धूल और कार्बनिक पदार्थों के बादल मौजूद हैं। रेडियो टेलीस्कोप ने वहां कई तरह के कार्बनिक अणु पाए हैं। इन अणुओं की मौजूदगी हमें बताती है कि जीवन का सामान हर जगह मौजूद है। शायद जीवन की उत्पत्ति और विकास, अगर काफी समय दिया जाए, तो एक कॉस्मिक अनिवार्यता है। मिल्की वे आकाशगंगा में अरबों ग्रहों में से कुछ पर जीवन कभी नहीं आएगा, कुछ पर आएगा और मर जाएगा, या फिर सिर्फ सरल रूप तक विकसित होगा, और कुछ छोटे ग्रहों पर बुद्धिमत्ता और सभ्यता हमसे ज्यादा विकसित हो सकती है। यह कहा जाता है कि पृथ्वी जीवन के लिए पूरी तरह से उपयुक्त है। मध्यम तापमान, तरल पानी, ऑक्सीजन वाला वातावरण। यह कारण और प्रभाव का भ्रम है।
हम पृथ्वीवासी हमारे वातावरण के लिए बहुत अच्छी तरह से अनुकूलित हैं, क्योंकि हम यहां बड़े हुए हैं। पहले जो जीव अच्छी तरह से अनुकूलित नहीं थे, वे मर गए। हम उन जीवों के वंशज हैं जो अच्छी तरह से अनुकूलित थे। अलग अलग दुनिया पर विकसित होने वाले जीव भी अपने वातावरण की तारीफ करेंगे। कृत्रिम चयन का मतलब यह है कि कई शारीरिक और व्यवहारिक लक्षण पौधों और जानवरों के वंशानुक्रम में कुछ किस्मों को प्रोत्साहित करते हैं और बाकी को अस्वीकार करते हैं। जो किस्में प्रोत्साहित होती हैं वे ज्यादा पैदा होती हैं और जिनको अस्वीकार किया जाता है वो दुर्लभ या विलुप्त हो जाती हैं। लेकिन अगर इंसान नई किस्में बना सकते हैं तो प्रकृति भी कर सकती है। इस संबंधित प्रक्रिया को प्राकृतिक चयन कहते हैं। विकास के दौरान बहुत सारी प्रजातियां विलुप्त हो गई हैं, जो विकास के टर्मिनेटेड प्रयोग थे। कैम्ब्रियन विस्फोट से पहले प्रजातियां धीरे धीरे एक दूसरे का अनुसरण करती थीं। इसका एक हिस्सा यह भी हो सकता है कि हमारी जानकारी उतनी समृद्ध नहीं थी जितनी हम आज समझते हैं। पृथ्वी के शुरुआती इतिहास में कम जीवों के पास कठोर भाग होते थे और मुलायम जीवों के जीवाश्म रिकॉर्ड भी कम ही मिलते हैं। लेकिन एक हिस्सा यह भी है कि कैम्ब्रियन विस्फोट से पहले नए रूपों का आना सच में धीमा था। कोशिका संरचना और जैव रसायन का धीमी गति से विकास सीधे जीवाश्म रिकॉर्ड में नहीं दिखता है। कैम्ब्रियन विस्फोट के बाद नए नए अनुकूलन बहुत तेजी से आने लगे। पहले मछली और कशेरुकी आए। पौधे जो पहले महासागरों में सीमित थे, उन्होंने जमीन पर उपनिवेश करना शुरू किया। पहले कीड़े विकसित हुए और उनके वंशजों ने जमीन पर जानवरों को उपनिवेशित करने में अग्रणी भूमिका निभाई। पंखों वाले कीड़े और उभयचर एक साथ आए, जो जमीन और पानी दोनों में जीवित रह सकते थे। पेड़ और सरीसृप आए। डायनासोर विकसित हुए। स्तनधारी उभरे। पक्षी आए। फूल आए। फिर डायनासोर विलुप्त हो गए। प्रारंभिक सीतास, जो डॉल्फिन और व्हेल के पूर्वज हैं, वो उभरे और इसी समय में प्राइमेट यानी बंदर, वानर और मनुष्यों के पूर्वज भी विकसित हुए। 10 मिलियन साल से भी कम समय पहले जीव जो मानव जैसे दिखते थे वो विकसित हुए। साथ ही मस्तिष्क के आकार में भी जबरदस्त वृद्धि हुई। और फिर कुछ मिलियन साल पहले सच्चे मानव उभरे। 10 अरब से ज्यादा ज्ञात कार्बनिक अणुओं की किस्में हैं, लेकिन उनमें से लगभग 50 का उपयोग होता है, जो जीवन की आवश्यक गतिविधियों के लिए जरूरी है। एक ही पैटर्न को बार बार इस्तेमाल किया जाता है अलग अलग कार्यों के लिए। और जीवन के आणविक दिल में प्रोटीन, जो कोशिका रसायन विज्ञान को नियंत्रित करते हैं, और न्यूक्लिक एसिड, जो वंशानुगत निर्देश ले जाते हैं, ये अणु पौधों और जानवरों में आवश्यक रूप से समान हैं। एक ओक का पेड़ और कार्ल सेगन यानी हम सब एक ही चीज से बने हैं। अगर आप कभी पीछे जाएं तो हमारा साझा पूर्वज आपको मिल जाएगा। जीवित कोशिका उतनी ही जटिल है जितना कि एक आकाशगंगा या तारा। कोशिका की प्रयोगशाला 4 अरब सालों में विकसित हुई है। भोजन के टुकड़ों को सेल्यूलर मशीनरी में बदला जाता है। मानव डीएनए एक सीढ़ी है जो अरबों न्यूक्लियोटाइड लंबी है। न्यूक्लियोटाइड के ज्यादातर संभावित संयोजन बकवास हैं। ये उन प्रोटीन को कोड करते हैं जो उपयोगी काम नहीं करते। सिर्फ बहुत सीमित संख्या में न्यूक्लिक एसिड अणुजीवित जीवों के लिए उपयोगी हैं, लेकिन न्यूक्लिक एसिड को एक साथ रखने के तरीके इतने ज्यादा हैं कि ब्रह्मांड में कुल इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या से भी ज्यादा है। विकास उत्परिवर्तन और चयन के जरिए काम करता है। उत्परिवर्तन प्रतिकृति के दौरान एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज की गलती करने से हो सकता है, लेकिन यह बहुत कम होता है। उत्परिवर्तन रेडियोधर्मिता या पराबैंगनी प्रकाश, ब्रह्मांडीय किरणों या पर्यावरण के रसायनों की वजह से भी हो सकता है, जो न्यूक्लियोटाइड को बदल सकते हैं या न्यूक्लिक एसिड के गांठों को बांध सकते हैं। अगर उत्परिवर्तन दर बहुत ज्यादा हो तो हम 4 अरब साल के विकास को खो देंगे। अगर यह बहुत कम हो तो किसी भविष्य के पर्यावरणीय परिवर्तन के लिए नई किस्में उपलब्ध नहीं होंगी। जीवन के विकास के लिए उत्परिवर्तन और चयन के बीच एक सटीक संतुलन जरूरी है। जब यह संतुलन हासिल होता है तो अद्भुत जीव बन जाते हैं। शायद एक उत्परिवर्तन की वजह से एक कोशिका विभाजित नहीं हो पाई और पहले बहुकोशिकीय जीव लगभग 2 अरब साल पहले बने। उससे पहले नई किस्में सिर्फ यादृच्छिक उत्परिवर्तन से बनती थीं। आनुवंशिक निर्देशों में
अक्षर दर अक्षर परिवर्तन से विकास धीमा था। सेक्स के आविष्कार से दो जीव डीएनए कोड के पूरे पैराग्राफ, पृष्ठ और किताबें बदल सकते थे। 600 मिलियन साल पहले कैम्ब्रियन विस्फोट हुआ, जिसमें नए जीवन रूप तेजी से विकसित हुए। महासागर ट्रिलोबाइट्स से भरे थे, जो बड़े कीड़े जैसे जानवर थे, लेकिन ट्रिलोबाइट्स आज मौजूद नहीं हैं। उनके जीवाश्म दिखाते हैं कि विकास कितना गतिशील और अप्रत्याशित है। हर प्रजाति अपने समय पर आई और चली गई, जो विकास की निरंतर प्रक्रिया को दिखाती है। कॉस्मोस का यह दूसरा अध्याय हमें विकास की गहराई में ले जाता है, प्राकृतिक और कृत्रिम चयन की अवधारणा को समझाता है और जीवन की उत्पत्ति से लेकर जटिलता तक के सफर को दर्शाता है। अध्याय नंबर 3, दुनिया की सद्भावना में कार्ल सेगन बताते हैं कि हमारी दुनिया एक दिलचस्प जगह है। यह न तो पूरी तरह से स्थिर है और न ही पूरी तरह से अप्रत्याशित। यहां चीजें नियमों और कानूनों के अनुसार होती हैं, जो हमें समझने और सीखने का मौका देती हैं। अगर दुनिया हमेशा एक जैसी होती तो समझने को कुछ नहीं होता, और अगर हर चीज रैंडम होती तो समझना मुश्किल होता। हमारा ब्रह्मांड दोनों के बीच में है, प्रेडिक्टेबल भी और डायनेमिक भी। इसलिए हम विज्ञान करते हैं और विज्ञान के जरिए अपनी जिंदगी बेहतर बनाते हैं। पुराने समय में टीवी, किताबें या रेडियो नहीं थे, लेकिन उनके पास एक चीज थी, रात का आसमान। कार्ल सेगन कहते हैं कि तारे एक अजीब जादू करते हैं। हर रात कैंप फायर के पास बैठे लोग तारों के पैटर्न देखते थे और उनमें कहानियां बनाते थे। उत्तर के आसमान में एक पैटर्न को कुछ लोग ग्रेट बेयर कहते हैं, जबकि कुछ दूसरे लोग कुछ अलग सोचते थे। यह पैटर्न आसमान में असल में नहीं होते, बल्कि इंसान की कल्पना का नतीजा होते हैं। 17वीं सदी के यूरोपीय नाविकों ने दक्षिणी आकाश देखा तो उन्होंने वहां टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप और कंपास जैसे प्रतीक रखे। अगर 20वीं सदी में तारामंडल का नाम रखा जाता तो शायद साइकिल, रेफ्रिजरेटर और रॉक स्टार आसमान में होते। हमारे पूर्वज कभी कभी एक पूंछ वाला तारा देखते थे, जो एक पल के लिए चमकता था और फिर गायब हो जाता था। इसे गिरता हुआ तारा कहा गया, लेकिन पुराने तारे अपनी जगह पर थे। यह चीज एक पैटर्न के अनुसार होती थी, जो आसमान की भविष्यवाणी को दिखाती है। तारे हमेशा पूरब से उगते हैं और पश्चिम में अस्त होते हैं। ये तारामंडल हर मौसम में एक तय क्रम में दिखते हैं। यह स्थिरता एक आराम का एहसास देती है, जैसे कोई पुरानी कहानी जिसमें हमेशा एक सुखद अंत होता है। हमारे पूर्वजों ने आसमान को एक कैलेंडर के रूप में देखा। तारों और सूर्य की स्थिति देखकर वे मौसम की भविष्यवाणी करते थे। विज्ञान और ज्योतिष का सफर साथ शुरू हुआ, लेकिन ज्योतिष रहस्यवाद और अंधविश्वास के अंदर आ गई। ग्रहों को देखकर लोगों ने सोचा कि उनका मानव जीवन पर असर होगा। यह सोच तब बनी जब लोग ग्रहों की गति और उनके प्रभाव पर ध्यान देने लगे। ज्योतिष, अवलोकन और गणित का एक अजीब मिश्रण था, लेकिन इसमें धुंधली सोच और धोखा भी था। 2000 साल पहले व्यक्तिगत ज्योतिष विकसित हुई, जो ग्रहों की स्थिति को मानव जीवन के साथ जोड़ती थी। आपदा यानी बुरा तारा और प्रभाव यानी ज्योतिषीय प्रभाव जैसे शब्द दिखाते हैं कि ज्योतिष कितनी गहराई से समाया हुआ था। रोमनों के लिए ग्रह मृत्यु के कारण होते थे। कुछ लोगों को ग्रह से ग्रस्त कहा जाता था। आज भी ज्योतिष लोकप्रिय है। रोजाना अखबारों में राशिफल छपते हैं, जबकि खगोल विज्ञान की कवरेज दुर्लभ है। यह सांस्कृतिक प्राथमिकताओं को दर्शाता है, जो कभी वैज्ञानिक जिज्ञासा को भी ढक देते हैं। आसमान एक प्राचीन रहस्य है, जो हमारे पूर्वजों के डर और उम्मीदों को दर्शाता है। हमारा आसमान की ओर देखना और समझना, चाहे विज्ञान के जरिए हो या ज्योतिष के जरिए, एक सार्वभौमिक यात्रा है जो हम सबको जोड़ती है। दुनिया की सद्भावना यह दिखाती है कि किस तरह आसमान प्रेरणा और मार्गदर्शन का स्रोत रहा है और अब भी है। सेगन कहते हैं कि ज्योतिष को विज्ञान की तरह लिया गया, लेकिन यह अपने दावों पर खरा नहीं उतरती। वो एक सिंपल टेस्ट देते हैं, जुड़वां बच्चों का जीवन। वो कहते हैं कि कई बार एक जुड़वां बच्चा बचपन में किसी दुर्घटना से मर जाता है, जबकि दूसरा लंबा और सफल जीवन जीता है। दोनों का जन्म एक ही जगह और एक ही समय पर होता है। ग्रहों की स्थिति भी सेम होती है। फिर कैसे ज्योतिष उनका अलग अलग भविष्य बता सकता है?
ज्योतिषियों को भी किसी एक राशिफल का अर्थ समझने में मुश्किल होती है। उनका विज्ञान आधारित टेस्ट में फेल होना दिखाता है कि यह एक छद्म विज्ञान है। हमारा आसमान हमेशा सभ्यताओं के लिए प्रेरणादायक रहा है। झंडे और खगोलीय प्रतीक इसके प्रमाण हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के झंडे में 50 तारे हैं, जापान में सूर्य है और ऑस्ट्रेलिया में दक्षिणी क्रॉस तारामंडल है। भारत के झंडे में अशोक चक्र एक ब्रह्मांडीय प्रतीक है। ये झंडे दिखाते हैं कि हम एक सार्वभौमिक जुड़ाव महसूस करते हैं, लेकिन यह जुड़ाव ज्योतिष जैसा नहीं है, बल्कि विज्ञान के जरिए है। पदार्थ की उत्पत्ति, पृथ्वी की रहने योग्य जलवायु और मानव विकास के विषय में आधुनिक ज्योतिष की जड़ें टॉलेमी के काम में हैं, जो दूसरी शताब्दी में अलेक्जेंड्रिया में काम करते थे। बेबीलोन ज्योतिष को संहिताबद्ध करते हुए उन्होंने ग्रहों की गति के लिए नियम बनाए। एक उदाहरण उनके समय के राशिफल का है। फिलो का जन्म सूर्य मीन में, शनि कर्क में और शुक्र कुंभ में। टॉलेमी का ज्योतिष और खगोल विज्ञान के बीच का भ्रम उनके समय में सामान्य था, लेकिन आधुनिक ज्योतिषियों ने वैज्ञानिक खोजों को नजरअंदाज कर दिया है, जैसे विषुवों का पुरस्सरण और ग्रहों के चंद्रमाओं का प्रभाव। खगोल विज्ञान एक विज्ञान है, जबकि ज्योतिष एक विश्वास प्रणाली है जो बिना सबूत के दावे करती है। टॉलेमी ने पृथ्वी को ब्रह्मांड का केंद्र माना। यह एक स्वाभाविक विचार था, क्योंकि हमें लगता है कि पृथ्वी अचल है और सब कुछ हमारे चारों ओर घूम रहा है। उन्होंने ग्रहों की गति को समझाने के लिए गोले और ऑफ सेंटर पहियों का मॉडल बनाया, जो ग्रहों की वक्री गति की भविष्यवाणी कर सका। यह मॉडल मध्यकाल तक प्रमुख रहा और चर्च के समर्थन के कारण खगोल विज्ञान में 1000 साल तक प्रगति रुकी रही। 1543 में निकोलस कोपरनिकस ने सूर्य केंद्रित ब्रह्मांड का मॉडल प्रस्तावित किया, जिसमें पृथ्वी एक ग्रह है जो सूर्य का चक्कर लगाती है। यह मॉडल ग्रहों की गति को बेहतर ढंग से समझाता था, लेकिन इसने कई लोगों को नाराज किया। कैथोलिक चर्च ने कोपरनिकस की किताब को प्रतिबंधित पुस्तकों की सूची में रखा। मार्टिन लूथर ने उसका मजाक उड़ाया और कहा कि बाइबल के हिसाब से सूरज रुकता है, पृथ्वी नहीं। लेकिन कोपरनिकस का मॉडल एक नई शुरुआत थी। इसने एक वैज्ञानिक क्रांति का रास्ता बनाया, जो केपलर और गैलीलियो के काम से आगे बढ़ा। जॉन केपलर जर्मनी में 1571 में पैदा हुए। एक प्रोटेस्टेंट सेमिनरी में पढ़े, जहां उनकी धर्मशास्त्र की ट्रेनिंग हुई, लेकिन उनका मन ज्यामिति और प्राकृतिक सद्भाव में लगता था। उन्होंने ज्यामिति को दिव्य माना और कहा, ज्यामिति निर्माण से पहले मौजूद थी, यह ईश्वर का मन है। केपलर का समय अंधविश्वासी और धार्मिक हठधर्मिता का था, लेकिन उनका विचार था कि अगर दुनिया भगवान की रचना है तो उसे बारीकी से जांचना चाहिए। इस विचार ने उन्हें ज्योतिष के गलत विचारों से आगे बढ़ाया। केपलर ने ब्रह्मांड के पैटर्न और ग्रहों की गति को सद्भाव के रूप में देखा। केपलर की सोच हमें यह सिखाती है कि अगर हम प्रकृति की किताब को समझने की कोशिश करें तो हम अपने ब्रह्मांड की एक बेहतर समझ पा सकते हैं। 1558 में केपलर ट्यूबिंगन विश्वविद्यालय गए धर्मशास्त्र की पढ़ाई के लिए। यहां उनका परिचय कोपरनिकन सूर्य केंद्रित परिकल्पना से हुआ। उनका धार्मिक भाव इस मॉडल के साथ जुड़ गया, जिसमें सूर्य एक दिव्य केंद्र था जिसके चारों ओर ग्रह घूमते थे। पुजारी बनने से पहले उन्हें ग्राज, ऑस्ट्रिया में गणित पढ़ाने का प्रस्ताव मिला, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया। केपलर को कक्षा शिक्षण में सफलता नहीं मिली, लेकिन एक दिन लेक्चर के दौरान उन्होंने एक विचार सोचा, क्यों सिर्फ 6 ग्रह हैं? पाइथागोरस की प्लेटोनिक ठोस की अवधारणा को ग्रहों की दूरी के साथ जोड़ते हुए उन्होंने एक ब्रह्मांडीय रहस्य मॉडल बनाया। यह मॉडल इस बात पर आधारित था कि ग्रहों की कक्षाएं प्लेटोनिक ठोस द्वारा तय की जाती हैं। केपलर को लगा कि यह ज्यामिति भगवान के डिजाइन का प्रमाण है, लेकिन सटीक खगोलीय डेटा के बिना उनका मॉडल अवलोकनों से मेल नहीं खा रहा था। टाइको ब्राहे एक डेनिश नोबेल मैन और पर्यवेक्षक थे। उनके पास ग्रहों के सटीक अवलोकन थे। टाइको ने केपलर को प्राग बुलाया, जहां उन्होंने अपने अवलोकनों का उपयोग किया। टाइको एक तेज तर्रार और अभिमानी वैज्ञानिक थे। उन्होंने अपना डेटा केपलर के साथ पूरी तरह से साझा नहीं किया, लेकिन उनका सहयोग खगोल विज्ञान के लिए जरूरी था।
टाइको की मृत्यु के बाद केपलर को डेटा मिला और उन्होंने उसका विस्तृत विश्लेषण किया। टाइको के मंगल के सटीक अवलोकनों का विश्लेषण करते हुए केपलर ने वृत्ताकार कक्षाओं को खारिज कर दिया। 3 साल की गणना के बाद उन्होंने मंगल की कक्षा को अंडाकार घोषित किया। यह उनका पहला ग्रह गति नियम बना। एक ग्रह सूर्य के चारों ओर एक दीर्घवृत्त में घूमता है जिसके एक फोकस पर सूर्य होता है। केपलर ने यह भी देखा कि ग्रह सूर्य के पास तेजी से चलते हैं और दूर जाने पर धीमे हो जाते हैं। इस अवलोकन से उनका दूसरा ग्रह गति नियम बना। एक ग्रह समान समय में समान क्षेत्रफल को कवर करता है। केपलर का तीसरा ग्रह गति नियम, जो ग्रहों की गति को गणितीय रूप से जोड़ता है, उन्होंने अपनी किताब द हार्मनी ऑफ द वर्ल्ड में बताया। उन्होंने लिखा कि ग्रहों के आवर्तकाल के वर्ग सूर्य से उनकी औसत दूरी के घन के समानुपाती होते हैं। यह नियम सौर मंडल के क्लॉकवर्क को पूरी तरह से परिभाषित करता है। केपलर ने ग्रहों की गति के लिए एक भौतिक कारण की कल्पना की। उन्होंने सूर्य के गुरुत्वाकर्षण प्रभाव को एक चुंबकीय बल के रूप में सुझाया। यह उनका जबरदस्त योगदान था। खगोल विज्ञान भौतिकी का एक हिस्सा है। यह विचार एक रहस्यमय स्वर्ग से एक वैज्ञानिक ब्रह्मांड की ओर एक बड़ा बदलाव था। केपलर का जीवन दुखद था। 30 साल के युद्ध के दौरान उन्होंने अपनी पत्नी और बेटे को एक महामारी में खो दिया। धार्मिक संघर्ष और आर्थिक तंगी के कारण उनका करियर प्रभावित हुआ। फिर भी उन्होंने अपने वैज्ञानिक काम को जारी रखा। केपलर के नियम सार्वभौमिक हैं। ये अंतरिक्ष यान मिशनों, बाइनरी तारों के अध्ययन और आकाश गंगाओं की गति को समझाते हैं। उनकी दृष्टि आधुनिक खगोल भौतिकी की नींव थी। केपलर ने अपनी खोजों को एक नए सद्भाव के रूप में देखा। उन्होंने लिखा, मैं किताब लिख रहा हूं, इसे अब या बाद में पढ़ा जाएगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यह एक पाठक के लिए 1 सदी तक इंतजार कर सकती है, जैसे ईश्वर ने खुद 6000 साल तक एक गवाह का इंतजार किया। केपलर प्राचीन ज्योतिष और आधुनिक खगोल विज्ञान के बीच एक पुल थे। उन्होंने सोमनियम नाम की एक किताब लिखी, जो एक विज्ञान कथा थी और जानकारी फैलाने का एक प्रयास था। इसमें केपलर ने चंद्रमा की यात्रा का वर्णन किया, जहां से यात्री पृथ्वी को धीरे धीरे घूमते देखते हैं। यह किताब पृथ्वी के घूमने की अवधारणा को समझाने का प्रयास थी। केपलर ने चंद्रमा को पहाड़ों और घाटियों से भरा बताया और कहा कि वहां के प्राणी अपने कम गुरुत्वाकर्षण वाले वातावरण के अनुकूल हैं। लेकिन उन्होंने गलत सोचा कि चंद्रमा पर वातावरण और समुद्र है। गड्ढों के गोलाकार आकार को उन्होंने एक बुद्धिमान जाति की रचना माना, जो गलत था। वास्तव में यह उल्कापिंडों के प्रभाव का नतीजा है। आइजैक न्यूटन का जन्म 1642 में क्रिसमस के दिन हुआ था। उन्होंने एक कमजोर और अकेले बचपन गुजारा। उन्होंने कैम्ब्रिज में पढ़ाई की और प्लेग के समय वुलस्टॉर्प गांव में रहते हुए कलन, प्रकाशिकी और सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण पर काम किया। न्यूटन ने गति का जड़त्व का नियम दिया और यह बताया कि गुरुत्वाकर्षण एक सार्वत्रिक बल है जो एक सेब को गिराता है और चंद्रमा को भी कक्षा में रखता है। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण को व्युत्क्रम वर्ग नियम के रूप में परिभाषित किया। बल दूरी के वर्ग के रूप में घटता है। यह नियम सभी ग्रहों की गति और तारों पर लागू होता है। न्यूटन के नियम केपलर के अनुभवात्मक अवलोकनों को मान्य करते थे। केपलर और न्यूटन ने विज्ञान को एक सार्वभौमिक दर्शन दिया। दोनों ने डेटा का सम्मान किया और प्रकृति के मौलिक नियमों को समझा। केपलर ने ग्रहों की गति के अनुभवजन्य नियम दिए और न्यूटन ने उनके सैद्धांतिक कारण को खोजा। न्यूटन ने अपनी खोजों के बारे में लिखा, मुझे नहीं पता कि मैं दुनिया को कैसा दिखता हूं, लेकिन खुद को मैं एक लड़के की तरह दिखता हूं जो समुद्र के किनारे खेल रहा है, जबकि सत्य का महान सागर मेरे सामने अनछुआ पड़ा है। यह विनम्रता और समर्पण केपलर और न्यूटन दोनों की पहचान थी। अध्याय नंबर 4, स्वर्ग और नरक में कार्ल सेगन बताते हैं कि हमारी पृथ्वी एक सुंदर और शांत जगह लगती है, लेकिन प्रकृति के इतिहास में दुनिया तबाह हुई है। कभी कभी मानव अपने हथियारों से अपने लिए तबाही करते हैं। पृथ्वी और अन्य ग्रहों के रिकॉर्ड दिखाते हैं कि बड़ी आपदाएं संभव हैं, बस समय का पैमाना बदल जाता है। जो 100 साल में असंभव लगता है वह 100 मिलियन साल में हो सकता है। 30 जून 1908 को
साइबेरिया के तुंगुस्का क्षेत्र में एक विशाल आग का गोला आसमान में दिखाई दिया। इसने 2000 वर्ग किलोमीटर जंगल को तबाह कर दिया। रूसी सरकार ने इस पर ध्यान नहीं दिया और घटना के 10 साल बाद इस पर जांच शुरू हुई। गवाहों के बयान दिखाते हैं कि लोग हवा में उछल गए, जमीन कांप गई और एक तेज गर्म हवा ने सब कुछ हिला दिया। तुंगुस्का घटना के लिए कई कारण सोचे गए। एंटी मैटर का टकराना, एक मिनी ब्लैक होल या एक एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल शिप का क्रैश, लेकिन कोई सबूत इन विचारों का समर्थन नहीं करता। सबसे विश्वसनीय कारण यह है कि एक छोटा धूमकेतु का टुकड़ा फुटबॉल मैदान के आकार का जमीन से टकराया। धूमकेतु ज्यादातर बर्फ से बने होते हैं, जिसमें पानी, मीथेन और अमोनिया होते हैं। जब यह पृथ्वी के वायुमंडल से टकराते हैं तो एक तेज धमाका और आग का गोला बनता है जो जमीन को हिला सकता है, लेकिन ज्यादा बड़ा गड्ढा नहीं बनाता है। तुंगुस्का जगह पर पाए गए छोटे हीरे यह संकेत देते हैं कि यह धूमकेतु के कुछ बचे हुए टुकड़े हो सकते हैं। हर साल हम आसमान में उल्का वर्षा देखते हैं। यह छोटे छोटे धूमकेतु के टुकड़े होते हैं जो पृथ्वी के वायुमंडल में गिरते हैं। तुंगुस्का घटना बीटा टॉरिड उल्का वर्षा के दिन हुई थी, जो धूमकेतु एनके से जुड़ी है। कार्ल सेगन कहते हैं कि ऐसा लगता है कि तुंगुस्का में टकराने वाला टुकड़ा इसी धूमकेतु का एक बड़ा टुकड़ा था। अगर आज के समय में तुंगुस्का जैसी घटना होती है तो इसे परमाणु विस्फोट समझने की संभावना है। इससे परमाणु युद्ध शुरू हो सकता है। यह जरूरी है कि हम धूमकेतु और उनके टकराने की प्रकृति को समझें और अपने निगरानी सिस्टम को सुधारें। अगर समय पर विज्ञान और तर्क का इस्तेमाल करें तो प्रकृति की इस असंभव शक्ति का समाधान निकालना मुमकिन है। 16वीं और 17वीं सदी के खगोल शास्त्री धूमकेतु के प्रति आकर्षित हुए। न्यूटन ने साबित किया कि धूमकेतु ग्रहों की तरह अंडाकार कक्षाओं में घूमते हैं और उनकी रोशनी सूर्य की रोशनी का परावर्तन है। यह न्यूटन के दोस्त एडमंड हैली ही थे जिन्होंने 1707 में यह जानकारी इकट्ठा की कि 1531, 1607 और 1622 के धूमकेतु एक ही धूमकेतु के रूप थे जो हर 76 साल में पृथ्वी के पास आते हैं। आधुनिक विज्ञान यह मानता है कि धूमकेतु के टकराने का ग्रहों के वातावरण पर असर होता है। न्यूटन ने ऐसा माना कि समुद्री पानी और पृथ्वी का जीवन शायद धूमकेतु के जरिए आया है। विलियम ह्यूजेंस ने 1868 में स्पेक्ट्रोस्कोपी का यूज करके पाया कि धूमकेतु में कार्बनिक अणु हैं। यह माना जाता है कि हमारे सौर मंडल के बाहरी हिस्से में प्लूटो से आगे एक ओट बादल है जिसमें खरबों धूमकेतु हैं। कभी कभी किसी गुजरते हुए तारे के कारण ये धूमकेतु अपनी कक्षाएं बदलते हैं और सूर्य की ओर चले आते हैं। बृहस्पति और शनि इनकी कक्षाओं को और बदलते हैं और ये पृथ्वी के आसपास दिखाई देते हैं। इनकी पूंछ सौर हवा के कारण बनती है जो दूर तक फैलती है। धूमकेतु और छोटे क्षुद्र ग्रह पृथ्वी और चंद्रमा से टकराते रहते हैं। यह सौर मंडल के निर्माण के बचे हुए अवशेष हैं। छोटे ऑब्जेक्ट ज्यादा होने की वजह से बड़े ऑब्जेक्ट की तुलना में उनका टकराव ज्यादा होता है। एक छोटे धूमकेतु का पृथ्वी से टकराना, जैसे तुंगुस्का घटना, हर 1000 साल में एक बार होने की संभावना है। लेकिन हैली के धूमकेतु जैसा एक बड़ा न्यूक्लियस जो लगभग 20 किलोमीटर चौड़ा है, इसके टकराने की घटना 1 अरब साल में सिर्फ एक बार होती है। कार्ल सेगन कहते हैं कि पृथ्वी एक छोटी और नाजुक दुनिया है। इसे संभाले रखना हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। हमारे फैसले सिर्फ एक ग्रह के लिए नहीं, बल्कि पूरे मानव समाज के भविष्य के लिए जरूरी हैं। अध्याय नंबर 5, लाल ग्रह के लिए उदासी में कार्ल सेगन बताते हैं कि मंगल हमेशा से लोगों की कल्पनाओं को जगाता रहा है। यह पृथ्वी का सबसे करीबी ग्रह है जिसका सतह हम देख सकते हैं। ध्रुवीय बर्फ की टोपियां, सफेद बादल, धूल के तूफान और एक 24 घंटे का दिन, ये सब पृथ्वी की याद दिलाते हैं। पर्सिवल लॉवेल जैसे लोगों ने यह सोचा कि मंगल पर नदियां और नहरें हैं जो बुद्धिमान जीवों के निर्माण के सबूत हैं, पर 20वीं सदी के अंतरिक्ष यान मिशनों ने इन्हें गलत साबित कर दिया। मंगल पर न तो कोई नहरें हैं और न ही कोई सभ्यता। फिर भी मंगल की धूल भरी मिट्टी और उसके नीचे के रहस्य और अद्भुत लगते हैं। लॉवेल की नोटबुक दिखाती है कि उन्होंने दूरबीन से कई सालों के अवलोकन के बाद अपने विचार रखे थे।
उन्होंने मंगल को एक रेगिस्तान की तरह देखा, लेकिन एक जिंदा रेगिस्तान की तरह, जो शायद हमारे जैसा है। पर अंतरिक्ष यान की तस्वीरों ने यह साबित कर दिया कि लॉवेल की देखी गई नहरें सिर्फ एक ऑप्टिकल इल्यूजन थीं। मंगल की सतह पर ऐसे कोई प्रमाण नहीं मिले जो उनके अवलोकनों की पुष्टि करें। कार्ल सेगन कहते हैं कि जब वह छोटे थे तो जॉन कार्टर की तरह मंगल जाने की कोशिश करते थे। अपने हाथ फैलाकर मैदान में खड़े होते थे और मंगल की तरफ टेलीपोर्ट होने की प्रार्थना करते। पर यह सिर्फ कल्पना थी। असली मंगल तक पहुंचने के लिए रॉकेट विज्ञान का विकास जरूरी था। रॉकेट का विकास एक लंबी यात्रा है जो चीन के आतिशबाजी से शुरू हुई। कॉन्स्टेंटिन त्सियोल्कोव्स्की और रॉबर्ट गोडार्ड जैसे लोगों ने इस तकनीक को वैज्ञानिक और अंतर्ग्रहीय यात्रा के लिए बढ़ाया। 20वीं सदी में जर्मन V2 रॉकेट और यूएस सोवियत अंतरिक्ष दौड़ ने इस तकनीक को मंगल जैसे ग्रहों की खोज तक पहुंचाया। आज कई मिशन जैसे नासा के वाइकिंग लैंडर्स और यूरोपीय और एशियाई अंतरिक्ष एजेंसियों के प्रयास मंगल की असली तस्वीर को सामने रख रहे हैं। हमने मंगल की सतह पर प्राचीन नदियों और सूखे हुए झील के बिस्तरों के प्रमाण देखे हैं। यह सब दिखाता है कि कभी वहां पानी था और एक रहने योग्य वातावरण भी था। मंगल की खोज अभी शुरुआत में है। यह एक उजाड़ और ठंडी दुनिया है, पर उसकी मिट्टी में रहस्य छिपे हैं। क्या वहां कभी जीवन था? क्या हम वहां बेस बना सकते हैं? ये सब सवाल मंगल की खोज को और रोमांचक बनाते हैं। कार्ल सेगन कहते हैं कि हम मंगल की धरती को टेराफॉर्म करने की बात करते हैं, जहां उसके वातावरण को पृथ्वी जैसा बनाया जा सके। यह एक चुनौतीपूर्ण और महत्वाकांक्षी सपना है, लेकिन इंसानी जिज्ञासा और विज्ञान के लिए एक बड़ा कदम है। कार्ल सेगन कहते हैं कि जब रॉकेट तकनीक के जन्मदाता त्सियोल्कोव्स्की और गोडार्ड अंतरिक्ष यात्रा की बात करते थे तो उन्होंने दो सपने देखे थे। एक, पृथ्वी की परिक्रमा करने वाला स्टेशन जो पृथ्वी को देख सके, और दूसरा, एक प्रोब जो मंगल पर जीवन की तलाश करे। दोनों सपने अब पूरे हो चुके हैं। कार्ल सेगन कहते हैं कि अगर एक एलियन सिविलाइजेशनल विजिटर पृथ्वी के पास आए बिना किसी पूर्व धारणा के, तो उसे यह ग्रह कैसा दिखेगा? दूर से पृथ्वी एक बंजर और बिना जीवन की जगह लगेगी, लेकिन जैसे जैसे रिजोल्यूशन बेहतर होगा, एक जटिल पैटर्न दिखेगा। सड़कें, शहर और खेत। यही ज्यामितीय पैटर्न इंसानी बुद्धि का प्रमाण देते हैं। मंगल पर अगर ऐसी नहरें और पैटर्न होते तो बुद्धिमान जीवों के होने की बात मजबूत होती, लेकिन अंतरिक्ष यान की तस्वीरों ने यह प्रमाण नहीं दिया। मंगल का लैंडस्केप एक रहस्य है। यह शायद हमेशा से ही जीवन विहीन रहा हो। मंगल का वातावरण पतला है, ज्यादातर कार्बन डाइऑक्साइड से बना है और तापमान काफी ठंडा है। पानी की खुली बॉडी वहां नहीं हो सकती क्योंकि दबाव इतना कम है कि पानी उबल जाता है। पृथ्वी के सूक्ष्म जीव जो चरम परिस्थितियों में जीवित रहते हैं, मंगल के वातावरण के लिए एक अध्ययन का आधार बन सकते हैं। हमने मंगल जैसे वातावरण बनाकर मंगल के सिमुलेशन बनाए और सूक्ष्म जीवों पर प्रयोग किया। कुछ सूक्ष्म जीव ठंड, ऑक्सीजन की कमी या पराबैंगनी विकिरण के कारण मर गए, पर कुछ सूक्ष्म जीव जिन्हें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं थी और जो ठंड के समय निष्क्रिय हो जाते थे, वे जीवित रहे। यह दिखाता है कि मंगल के सूक्ष्म जीव अगर मौजूद हैं तो उनके जीवित रहने की संभावनाएं अधिक हैं। सोवियत संघ ने शुक्र पर सफल लैंडिंग की, लेकिन मंगल पर उनका हर मिशन फेल रहा। मंगल 3 और मंगल 6 अंतरिक्ष यान लैंड करने के बाद फेल हो गए। एक बड़े वैश्विक धूल के तूफान के कारण मंगल 9 क्रैश हुआ, जबकि मंगल 6 की विफलता का कारण अभी भी एक रहस्य है। सोवियत मिशन की विफलता ने अमेरिकी वाइकिंग मिशनों के लिए सावधानी का काम किया। वाइकिंग मिशन सावधानीपूर्वक योजनाबद्ध था। लैंडिंग स्थलों का रडार और ऑर्बिटर तस्वीरों के माध्यम से विश्लेषण किया गया। सुरक्षा के लिए इन्हें कम ऊंचाई और कम हवा वाले क्षेत्रों में चुना गया। 1976 में वाइकिंग 1 और वाइकिंग 2 सुरक्षित रूप से कायरी और यूटोपिया क्षेत्रों में लैंड हुए। मंगल की पहली तस्वीरें हमें एक कठोर और बंजर परिदृश्य दिखाती हैं। पत्थर, रेत के टीले और लाल मिट्टी। टेराफॉर्मिंग यानी मंगल के वातावरण को इंसानों के जीने लायक बनाना एक अवधारणा है जिस पर सोचा गया है। मंगल के ध्रुवीय बर्फ की टोपियों को गर्म करके
वातावरण में ज्यादा ऑक्सीजन और जलवाष्प लाकर हम सतह की स्थितियों को बदल सकते हैं। यह बहुत लंबी और चुनौतीपूर्ण प्रक्रिया होगी, लेकिन संभव है। अध्याय नंबर 6, यात्रियों की कहानियां में कार्ल सेगन एक सवाल उठाते हैं कि क्या कई दुनियाएं हैं या सिर्फ एक ही दुनिया है। वो कहते हैं कि यह एक गहरा सवाल है। पृथ्वी के लोगों ने हमेशा यह सोचा था कि हम अकेले हैं, लेकिन नए आविष्कारों ने नई राह खोली है। जैसे एक समय समुद्र पार करना असंभव लगता था, वैसे ही चांद तक पहुंचने का सपना भी असंभव था। लेकिन समय ने हमेशा नए सच दिखाए हैं। आज इंसान ने एक नए समुद्र यानी अंतरिक्ष में अपने जहाज उतारे हैं। नासा के जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी यानी JPL से चलाए गए ये रोबोटिक अंतरिक्ष यान अनजानी दुनिया का पता लगाते हैं। वॉयेजर 2 अंतरिक्ष यान इसका एक अच्छा उदाहरण है। कार्ल सेगन कहते हैं कि यह एक आधुनिक मशीन है जो अंतर्ग्रहीय यात्रा करती है। यह बृहस्पति, शनि और यूरेनस जैसे ग्रहों के बीच से गुजरती हुई अंतरिक्ष में अपनी यात्रा पर है। वॉयेजर के कैमरे ने बृहस्पति और उसके चंद्रमा की तस्वीरें भेजी, जो हमारी कल्पना से भी परे थीं। कार्ल सेगन कहते हैं कि वॉयेजर जैसे मिशन एक नए अध्याय की शुरुआत है। यह हमें सिर्फ नए ग्रहों की तस्वीरें नहीं देते, बल्कि यह दिखाते हैं कि इंसान की सोच और इंजीनियरिंग क्या क्या कर सकती है। जैसे डच अपने समय में नए समुद्रों की खोज कर रहे थे, वैसे ही आज हम अंतरिक्ष के नए कोनों को खोज रहे हैं। हर नए कदम के साथ हम नए प्रश्न पूछते हैं और नए जवाब ढूंढते हैं। गैलीलियो और ह्यूगेंस जैसे विचारकों ने हमेशा नए प्रश्न उठाए और उन्होंने हमें नए समाधानों की ओर ले जाने का रास्ता दिखाया। आज वॉयेजर जैसे रोबोटिक अंतरिक्ष यान मानवीय जिज्ञासा के जीते जागते उदाहरण हैं, जो हमें नए सपने देखने और नई दुनिया को समझने की शक्ति देते हैं। यही मानवीय खोज की असली कहानी है। कार्ल सेगन आगे लिखते हैं कि बृहस्पति के पास यूरोपा पर जब सूर्य की रोशनी पड़ती है, तो यह रोशनी वापस अंतरिक्ष में परावर्तित होती है। वॉयेजर के टेलीविजन कैमरे पर पड़ने के बाद यह रोशनी एक तस्वीर बनती है। यह तस्वीर वॉयेजर के कंप्यूटर द्वारा पढ़ी जाती है और फिर रेडियो सिग्नल के रूप में पृथ्वी की ओर भेजी जाती है। यह सफर करीब आधा अरब किलोमीटर का होता है। सिग्नल पृथ्वी पर स्पेन, मोहावे रेगिस्तान, कैलिफोर्निया या ऑस्ट्रेलिया के रेडियो टेलीस्कोप में से किसी एक पर मिलता है। 1969 में यूरोपा की तस्वीर ऑस्ट्रेलिया के टेलीस्कोप ने कैप्चर की थी। यह सिग्नल फिर एक पृथ्वी की कक्षा में मौजूद सैटेलाइट के जरिए दक्षिणी कैलिफोर्निया के जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी में पहुंच जाता है। वहां एक कंप्यूटर इस डेटा को प्रोसेस करता है। यह तस्वीर एक अखबार के वायर फोटो की तरह होती है, लगभग 1 मिलियन डॉट्स का कलेक्शन। हर डॉट एक शेड ऑफ ग्रे दिखाता है। प्रोसेस होने के बाद यह डॉट्स एक मैग्नेटिक डिस्क में स्टोर होते हैं, जो एक फोनोग्राफ रिकॉर्ड की तरह होता है। वॉयेजर ने बृहस्पति सिस्टम में 18,000 तस्वीरें लीं, जो ऐसे ही स्टोर की गई थीं। अंत में एक चमकदार पेपर पर प्रिंट हुई तस्वीर हमारे सामने आई। यह तस्वीर 9 जुलाई 1969 को इतिहास में पहली बार इंसान की आंखों ने देखी। कार्ल सेगन लिखते हैं कि वॉयेजर 2 ने यूरोपा की क्लोजअप तस्वीर भेजी थी, जो बृहस्पति के 4 गैलीलियन उपग्रहों में से एक है। तस्वीर देखकर लगता है कि ये मंगल के काल्पनिक नहरों जैसे हैं, जो लॉवेल के सपनों में थे। लेकिन यूरोपा पर जो लाइनें दिख रही थीं, वो कुछ अलग थीं। ये सीधी और टेढ़ी लाइनें एक जटिल नेटवर्क बनाती हैं। तस्वीरों से पता चला कि यूरोपा एक बिलियर्ड बॉल की तरह चिकना है, बिना किसी इम्पैक्ट क्रेटर के। क्या यह चिकनी सतह तब बनती है जब इम्पैक्ट के समय सतह की बर्फ पिघलकर वापस जम जाती है? जो लाइनें दिख रही थीं, वो क्रैक और ग्रूव थीं, जिनकी उत्पत्ति अब तक रहस्य बनी हुई है। कार्ल सेगन लिखते हैं कि अगर वॉयेजर मिशन मानव होते, तो एक कप्तान अपने जहाजों के लॉग में लिखता, दिन वोंग, केप कैनावेरल से सफल लॉन्च। इंस्ट्रूमेंट फंक्शन की कुछ समस्याएं थीं, लेकिन सब ठीक रहा। दिन 13 पहली तस्वीर ली गई, जिसमें पृथ्वी और चंद्रमा एक साथ दिखते हैं। दिन 215 मंगल की कक्षा को पार किया। ग्रह अभी सूर्य के दूसरी तरफ था। दिन 475 एस्टेरॉयड बेल्ट से सुरक्षित रूप से निकल आए। टकराव के डर से लुकआउट पोस्ट किए गए थे। दिन 577 बृहस्पति आसमान में बड़ा होता दिख रहा है। दिन 650
बृहस्पति के रेडिएशन बेल्ट और नए खोजे गए रिंग को सुरक्षित रूप से पार किया। अम्लथिया, आयो, यूरोपा और कैलिस्टो जैसे चंद्रमा की तस्वीरें ली गईं। आयो बृहस्पति का एक चंद्रमा है। यह एक अलग ही कहानी बताता है। कार्ल सेगन लिखते हैं कि वॉयजर के पहुंचते ही इसके सतह पर एक लाल, पीला और काला रंगीन परिदृश्य दिखा। पता चला कि आयो पर सक्रिय ज्वालामुखी हैं, जो सल्फर का उत्सर्जन करते हैं। यह खोज एक नेविगेशन टीम के सदस्य लिंडा मोरबिडो ने की थी। उन्होंने एक प्लूम डिटेक्ट किया जो एक ज्वालामुखी के ऊपर था। ज्वार, जो बृहस्पति और यूरोपा के गुरुत्वाकर्षण की वजह से आयो पर बनते हैं, इसके अंदर के चट्टानों को पिघलाते हैं। इसका नतीजा है एक तरल सल्फर का समुद्र जो सतह पर आकर नए मैदान और पहाड़ बनाता है। सेगन लिखते हैं कि वॉयजर का अगला मिशन शनि और उसके रिंग थे। टाइटन, शनि का सबसे बड़ा चंद्रमा, एक घने वायुमंडल के साथ आता है। मीथेन और कार्बनिक अणुओं से भरा टाइटन जीवन की संभावना का एक केंद्र बन गया। वॉयजर की ये खोजें सिर्फ ग्रहों के बारे में नहीं थीं, बल्कि हमारे अपने उद्गम और जीवन की संभावना को समझने का एक नया रास्ता थीं। वॉयजर अंतरिक्ष यान एक महाकाव्य यात्रा का हिस्सा है। अंतरिक्ष के समुद्र को पार करता है, नई दुनिया और नए सवाल ढूंढता है। यात्रा अभी भी जारी है, एक अनंत सफर जो हमें हमारे ब्रह्मांड के रहस्यों के ओर करीब ले जाता है। अध्याय नंबर 7। रात की रीढ़ में कार्ल सेगन बताते हैं कि एक समय था जब लोग विज्ञान और पुस्तकालयों को नहीं जानते थे। लोग एक शिकारी संग्रहक जीवन जीते थे, जंगल में रहते और शिकार करते थे। उनकी जिंदगी का हर पहलू प्रकृति से जुड़ा था। वे जानवरों के व्यवहार को समझते थे, उनका शिकार करते थे और उनसे ही सीखते थे। नियम और कहानियां उनके जीने का तरीका थीं। एक दिन उन्होंने आग को देखा, एक चमकती, जलती हुई चीज। उससे पहले उनके पास सिर्फ अंधेरा और तारे थे। आग उनकी नई दोस्त बनी। वे आग को अपने साथ ले गए, उसका ख्याल रखा और उसे अपना दोस्त बनाया। रात में आग ने उन्हें रोशनी दी, गर्मी दी और जानवरों से बचाया। तब वे तारों की तरफ देखते और कहानियां बनाते। क्या ये तारे दूसरे शिकारी संग्राहकों के कैंप फायर हैं, या आसमान एक बड़ा काला पर्दा है जिसमें छेद हैं और तारे उन छेदों के पीछे की लौ हैं? ये सवाल उन्हें परेशान करते। शिकारी संग्राहकों ने रूपक बनाए, जैसे आसमान में कैंप फायर या रात की रीढ़। धीरे धीरे इंसानों ने माना कि प्रकृति भगवानों के मूड पर निर्भर है। सूखा, तूफान या युद्ध को उन्होंने भगवानों का गुस्सा माना। भगवानों को शांत करने के लिए पुजारी और ओरेकल बने। इंसान की समझ सीमित थी और प्रकृति एक रहस्य थी। शिकारी संग्राहकों के सवाल और उनकी कहानियां हमारे आज के विज्ञान का आधार हैं। आज हम जानते हैं कि तारे क्या हैं, दूर, बड़े, गर्म गोले। पर यह सोचने और सीखने का सफर वही है। हमारे पूर्वज जहां खत्म हुए, वहां से हम शुरू हुए। तारों की कहानियों ने हमें ब्रह्मांड को समझने की शक्ति दी। समोस के एजियन द्वीप पर एक समय में एक शानदार मंदिर था, हेरा को समर्पित। हेरा आसमान की देवी थीं। समय के साथ वे ज्यूस की पत्नी बनी, जो देवताओं के मुखिया थे। कहते हैं उनका हनीमून भी इसी समोस द्वीप पर था। प्राचीन ग्रीक धर्म ने कहा कि आसमान में जो दूधिया रोशनी की पतली सी पत्ती है, वह हेरा के दूध से बनी है। इसी से मिल्की वे का विचार आया। हम इंसान उन पूर्वजों के वंशज हैं जो जीवन के खतरों को समझने के लिए कहानियां बनाते थे। वे देवताओं के रूप में प्रकृति के रहस्य को समझते थे। जैसे प्राचीन ग्रीस में होमर के समय आसमान, धरती, समुद्र और प्रेम तक के अलग अलग देवता थे। हर पेड़ और घास का अपना एक मेनाड या डायर था। इंसानों ने देवता बनाए क्योंकि प्रकृति उनके लिए अप्रत्याशित थी। हजारों सालों तक लोग यह मानते रहे कि संसार एक कठपुतली है जिसमें देवता डोरियां खींचते हैं। फिर 1000 साल पहले आयोनिया में एक नई सोच का जन्म हुआ। ये नए विचार ग्रीस के समोस और आसपास के द्वीपों पर उठे। यहाँ के लोगों ने कहा कि सब कुछ परमाणुओं से बना है। इंसान और जानवर सरल रूपों से विकसित हुए हैं। बीमारी भगवानों का गुस्सा नहीं, बल्कि प्राकृतिक कारण है। धरती एक ग्रह है जो सूर्य का चक्कर लगाती है और तारे बहुत दूर हैं। पुराने ग्रीक मानते थे कि संसार अराजकता से बना है।
अराजकता और रात ने मिलकर देवता और इंसान बनाए। अराजकता एक अप्रत्याशित प्रकृति का प्रतीक थी, पर 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में आयोनिया के विचारकों ने एक नए ब्रह्मांड का विचार रखा। उन्होंने कहा कि संसार समझने लायक है क्योंकि इसमें एक व्यवस्था है। प्रकृति के अपने नियम हैं जो हम समझ सकते हैं। आयोनिया एक अद्भुत जगह थी। यहाँ के अलग अलग द्वीपों में अलग राजनीतिक प्रथा थी। एक ही ताकत सबको दबा नहीं सकती थी। यहाँ लिखने की शिक्षा सबके लिए थी और विचार बहस के लिए खुले थे। आयोनिया एक जगह थी जहां अफ्रीका, एशिया और यूरोप के विचार मिलते थे। ये सब विचार विज्ञान के जन्म के लिए सही स्थिति बनाते हैं। आयोनिया के पहले वैज्ञानिक थेल्स थे जो मिलेटस शहर में रहते थे। वे मिस्र और बेबीलोन गए और वहां से खगोल विज्ञान और ज्यामिति का ज्ञान लाए। उन्होंने एक सूर्य ग्रहण की भविष्यवाणी की, पिरामिड की छाया और सूर्य के कोण का उपयोग करके उसकी ऊंचाई नापी। यह वही तरीका है जो आज हम चंद्रमा के पहाड़ों की ऊंचाई नापने के लिए करते हैं। थेल्स कहते थे कि धरती पानी से बनी है, एक प्राकृतिक प्रक्रिया के जरिए, बिना किसी देवता के हस्तक्षेप के। यह दृष्टिकोण एक नए विचार का जन्म था कि दुनिया को समझने के लिए हमें देवताओं की जरूरत नहीं है। थेल्स के दोस्त एनाक्सीमेंडर ने एक प्रयोग किया जिसमें एक छड़ी की छाया का उपयोग करके उन्होंने साल की लंबाई और मौसम को मापा। उन्होंने एक सूर्य घड़ी बनाई, एक नक्शा बनाया और एक सेलेस्टियल स्फीयर बनाया। एनाक्सीमेंडर मानते थे कि धरती अपने आप ब्रह्मांड के केंद्र में टिकी हुई है, बिना किसी सहारे के। उनका एक और अद्भुत विचार था कि इंसान और जानवर सरल रूपों से विकसित हुए हैं। उन्होंने कहा कि पहले के जानवर पानी में रहते थे, फिर वे धरती पर आए। यह विचार डार्विन के प्राकृतिक चयन के सिद्धांत का एक प्राचीन रूप था। 540 ईसा पूर्व के आसपास समोस में पॉलीक्रेट्स नाम के तानाशाह ने शासन किया। उसने एक बड़ी सुरक्षा दीवार का निर्माण करवाया जो 6 किलोमीटर लंबी थी। उसने पानी लाने के लिए एक सुरंग बनवाई जो एक पहाड़ के अंदर से गुजरती थी। यह इंजीनियरिंग का एक अद्भुत उदाहरण था, पर यह काम गुलामों द्वारा किया गया। पॉलीक्रेट्स के समय के इंजीनियर थियोडोर ने रूलर और ऐसे दूसरे उपकरण बनाए। एंजोक्लीस ने अपना पहला प्रयोग किया जिसमें उन्होंने यह दिखाया कि एक अदृश्य पदार्थ जिसे हम हवा कहते हैं, यह पानी को एक कंटेनर में जाने नहीं देता। यह एक परमाणु और पदार्थ के विचार की शुरुआत थी। अबडेरा के डेमोक्रिटस ने परमाणुओं का विचार दिया। उनका कहना था कि संसार की हर चीज परमाणुओं से ही बनी हुई है जो और ज्यादा विभाजित नहीं हो सकते। डेमोक्रिटस का विचार था कि सोच और धारणा एक भौतिक प्रक्रिया है और देवता इसमें शामिल नहीं है। आयोनिया विज्ञान के जन्म का केंद्र था। थेल्स, एनाक्सीमेंडर और डेमोक्रिटस जैसे विचारकों ने एक नए समाज का विचार दिया जिसमें प्रकृति को देवताओं के बिना समझना संभव था। यह विचार आगे चलकर आधुनिक विज्ञान का आधार बना। डेमोक्रिटस का कहना था कि सब कुछ परमाणुओं का संग्रह है, जटिल रूप से इकट्ठा किया हुआ। हर चीज, इंसान समेत परमाणुओं और खालीपन का खेल है। जब एक चाकू एक सेब काटता है तो वह परमाणुओं के बीच की खाली जगह से गुजरता है। अगर खालीपन न होता तो चाकू परमाणुओं से टकराकर रुक जाता और सेब काटा नहीं जा सकता था। 750 में थॉमस राइट ने कहा कि डेमोक्रिटस ने बिना दूरबीन के मिल्की वे को अनेक अनसुलझे तारों का समूह माना। उन्होंने तर्क का उपयोग किया बिना किसी उपकरण के और अनंत तक सोचा। राइट कहते हैं कि डेमोक्रिटस की सोच आज के एडवांस खगोलविदों के बराबर थी। डेमोक्रिटस एक अजीब इंसान थे। उन्होंने रिश्तों और परिवार को अपने सोचने का समय चुराने वाला माना, पर वे दोस्ती को महत्वपूर्ण समझते थे। उनका मानना था कि खुशी जीवन का लक्ष्य है और उन्होंने उत्साह के उद्भव पर एक बड़ा काम किया। उनका मानना था कि धरती पर कोई अमर आत्मा या देवता नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस परमाणु और खालीपन है। अनाक्सागोरस एक और आयोनियन प्रयोगवादी थे जो 450 ईसा पूर्व के आसपास एथेंस में रहते थे। वे विज्ञान के प्रति उत्साही थे और उन्होंने कहा कि जीवन का लक्ष्य सूर्य, चंद्रमा और आकाश का अध्ययन है। एक प्रयोग में उन्होंने दिखाया कि एक बंद सफेद तरल एक बड़े घड़े के गहरे तरल को स्पष्ट रूप से हल्का नहीं बनाता। इसका मतलब था कि कुछ बदलाव ऐसे हैं जो आंखों से सीधे नहीं देखे जा सकते
अनाक्सागोरस ने कहा कि चंद्रमा अपनी रोशनी से नहीं बल्कि सूर्य के परावर्तित प्रकाश से चमकता है। यह सोच इतनी विवादास्पद थी कि उनका काम गुप्त रूप से प्रसारित किया गया। उन्होंने सूर्य और तारों को आग के पत्थर कहा, जो इतने दूर हैं कि उनकी गर्मी हमें महसूस नहीं होती। उन्होंने चंद्रमा के पहाड़ों और वहां के निवासियों का विचार रखा, जिसमें वह गलत थे। एथेंस के समय के नेता पेरिकल्स के साथ उनका गहरा संबंध था, पर पेरिकल्स के दुश्मन उनके दोस्तों पर हमला करते थे। अनाक्सागोरस को ईशनिंदा के लिए कैद किया गया क्योंकि उन्होंने कहा कि सूर्य एक पत्थर है और चंद्रमा एक साधारण जगह है। उनका काम, जो एक समय में एथेंस की महानता का हिस्सा था, उनके खिलाफ मुद्दा बन गया। पाइथागोरस समोस के सबसे प्रभावशाली इंसानों में से एक थे। उन्होंने पृथ्वी को गोला माना और उन्होंने ही पाइथागोरियन प्रमेय बनाया, जिसमें एक समकोण त्रिभुज के छोटे दोनों भुजाओं के वर्गों का योग बड़े भुजा के वर्ग के बराबर होता है। पाइथागोरस का मानना था कि ब्रह्मांड एक व्यवस्थित और सामंजस्यपूर्ण है, जो समझने के लिए खुला हुआ है। पाइथागोरियन एक गणितीय और रहस्यवादी समूह थे। उनका मानना था कि ब्रह्मांड के नियम पूरे विचार से समझे जा सकते हैं। वे एक और विचार लेकर आए कि अपरिमेय संख्याओं का अस्तित्व उनकी गणितीय सिद्धांतों के लिए खतरा था। इस वजह से उन्होंने कुछ खोजों को छुपाया, जैसे डकेड्रॉन और अपरिमेय संख्याएं। पाइथागोरस के बाद समोस के एक और बड़े वैज्ञानिक थे, एरिस्टार्चस। उन्होंने कहा कि सूर्य ग्रहों के सिस्टम के केंद्र में है और धरती उसका चक्कर लगाती है। उन्होंने चंद्र ग्रहणों के अवलोकन से सूर्य के आकार और दूरी का अंदाजा लगाया और कहा कि सूर्य काफी बड़ा है और पृथ्वी का चक्कर लगाना समझ में आता है। एरिस्टार्चस के विचार कोपरनिकस के काम से पहले ही सब कुछ सही दिखाते थे, पर उनके समकालीन उन्हें खारिज करते रहे। हमें 1800 साल लग गए उनकी सही बातें समझने में। ये सब लोग एक ही सवाल के पीछे थे, हम कहाँ हैं? सबने एक ही चीज समझी कि धरती और इंसान कोई विशेष स्थान नहीं रखते। ये एहसास खगोल विज्ञान, जीव विज्ञान और राजनीति तक फैल गया। अगर हम अपनी दुनिया को महत्वपूर्ण बनाना चाहते हैं, तो हमारे सवाल और उनके उत्तर ही सब कुछ है। खोज हमारे अंदर है, हम घुमक्कड़ हैं। अब समय आ गया है कि कॉस्मिक समुद्र में यात्रा करें और सितारों तक पहुंचें। अध्याय नंबर 8, अंतरिक्ष और समय में यात्रा में कार्ल सेगन कहते हैं कि च्वांगजू के शब्दों में, हम कितने भी छोटे या बड़े लगें, हम सब एक हैं। ये शब्द मानवीय सोच की गहराई और समय, अंतरिक्ष की तलाश के प्रतीक हैं। तारे हमेशा हमारे दोस्तों की तरह हैं। रात के आकाश के अद्भुत रंग और उनकी अजीब यात्रा हमारी कल्पना को आगे बढ़ाते हैं। समुद्र के उतार चढ़ाव हमें ज्वार और गुरुत्वाकर्षण बल की याद दिलाते हैं। ये छोटी बातें दिखाती हैं कि चंद्रमा और सूर्य का असर हम तक कैसे पहुंचता है। बीच के रेत के कण हमें समय और अंतरिक्ष की याद दिलाते हैं। एक मुट्ठी रेत में लाखों कण होते हैं, पर वे भी उन अनगिनत तारों से कम हैं जो ब्रह्मांड में हैं। तारे जो हम देखते हैं, वे बस पास के कुछ तारे हैं। बड़े ब्रह्मांड में अनंत तारे हैं। पुराने खगोलविद तारों के समूहों को कागज पर डिजाइन करते थे। ये तारे समूह बस एक भ्रम है, क्योंकि हम सिर्फ पास के तारों को देख पाते हैं। तारे एक दूसरे से प्रकाश वर्ष दूर होते हैं। तारामंडल तभी बदलते हैं जब हम इंटरस्टेलर दूरी पर यात्रा करते हैं। हमारी तकनीक अभी यह करने लायक नहीं है, पर कंप्यूटर मॉडल हमें यह दृश्य यात्रा करने का मौका देते हैं। बिग डिपर जैसे तारामंडलों को घुमाकर अलग अलग कोणों से देखना हमें रात के आकाश के नए रूप दिखाता है। तारामंडल सिर्फ अंतरिक्ष में ही नहीं, समय में भी बदलते हैं। अगर हम अतीत में बिग डिपर देखें तो वह एक गोले की तरह दिखेगा। अगर भविष्य में देखें तो लियोद लायन एक अलग आकार ले लेगा, शायद एक रेडियो टेलीस्कोप का पैटर्न बन जाए। ओरियन एक प्रतिष्ठित तारामंडल अपने सितारों और गर्म तारों के कारण सुपरनोवा विस्फोट के साथ विकसित होता रहेगा। यह रात का आकाश एक रंगीन और निरंतर गति में रहने वाला कैनवास है। सेगन कहते हैं कि हमारे सौर मंडल में अल्फा सेंटोरी सबसे करीबी तारा प्रणाली है, जो 3 तारों का समूह है। प्रोक्सिमा सेंटोरी इसमें सबसे करीब है। एंड्रोमेडा तारामंडल का एक तारा, बीटा एंड्रोमेडी, 75 प्रकाश वर्ष दूर है। उसकी रोशनी हम तक 75 साल बाद पहुंचती है।
अगर वह तारा कल खत्म हो गया तो हमें यह बात पता चलने में 75 और साल लगेंगे। अंतरिक्ष और समय आपस में जुड़े हुए हैं। दूर की चीजों को देखना अतीत की खिड़की देखने जैसा है। मिल्की वे के केंद्र से 300 प्रकाश वर्ष की दूरी या एंड्रोमेडा आकाश गंगा से 2 मिलियन प्रकाश वर्ष की दूरी हमें बताती है कि हम एक बड़े से ब्रह्मांड में एक बहुत छोटी जगह पर हैं। 1890 के दशक के टस्कन गांव में एक किशोर ड्रॉप आउट अल्बर्ट आइंस्टीन ऐसे सवालों पर विचार कर रहे थे जो दुनिया को बदल देंगे। उन्होंने सोचा कि अगर हम प्रकाश की तरंग पर यात्रा करें तो क्या दिखेगा। उन्होंने साधारण सवालों से सापेक्षता के मूलभूत सिद्धांत बनाए। आइंस्टीन ने दिखाया कि प्रकाश की गति सार्वभौमिक है और कोई भी वस्तु उससे तेज नहीं चल सकती। यह नियम ब्रह्मांड की स्थिरता और तर्क के लिए जरूरी था। प्रकाश की गति के पास यात्रा करने पर द्रव्यमान बढ़ता है, समय धीमा होता है और चीजें संकुचित लगती हैं। सापेक्षता हमें एक ऐसी दुनिया दिखाती है जो हमारी सामान्य समझ से परे है। यह धीमी गति से बुढ़ापे का एक अमृत बन सकता है और सितारों तक यात्रा के लिए एक रास्ता दिखाता है। हमने ओरियन और डेडल जैसे स्टारशिप डिजाइन किए और आयन हाइड्रोजन बम का उपयोग करके प्रणोदन करता है, पर इससे रेडियोधर्मी कचरे का खतरा है। डेडल एक फ्यूजन रिएक्टर का सपना देखता है जो प्रकाश की गति का 10% तक जा सकता है। अल्फा सेंचुरी तक यह 43 साल का सफर बनेगा, जो एक मानवीय जीवन के लिए संभव है। लेकिन इन जहाजों का निर्माण अभी भी एक बहुत दूर का सपना है। भविष्य में बस इंटरस्टेलर रैमजेट जैसे विचार हो सकते हैं जो इंटरस्टेलर हाइड्रोजन को ईंधन की तरह उपयोग करे। यह इंजीनियरिंग अकल्पनीय पैमाने की होगी, पर सैद्धांतिक रूप से यह हमारे इस विशाल और असीम दुनिया को जीतने के सपने को पूरा कर सकती है। ब्रह्मांड की यात्रा के लिए सवाल जरूरी हैं। आइंस्टीन और पुराने विचारकों ने हमें एक सुसंगत और समझने योग्य दुनिया दिखाई। सापेक्षता और इंटरस्टेलर इंजीनियरिंग के माध्यम से हम सितारों तक पहुंचने का एक और सपना देखते हैं। ब्रह्मांड एक अमानत है जो हमें नई यात्राओं के लिए प्रेरित करती रहेगी। अगर हम एक पेड़ से गिरते हैं तो हर सेकंड हम 10 मीटर प्रति सेकंड से तेज गिरते हैं। यह त्वरण है जो हमें पृथ्वी की सतह से बांध कर रखता है, यानी पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण। हमें इसे 1G के साथ जीने की आदत है। अगर एक इंटरस्टेलर स्पेसशिप 1G के त्वरण पर चले तो यह प्राकृतिक वातावरण लगेगा। आइंस्टीन के सापेक्षता के सामान्य सिद्धांत के अनुसार गुरुत्वाकर्षण बल और एक तेज गति वाले अंतरिक्ष यान के बल काफी मिलते हैं। एक अंतरिक्ष यान जो 1G पर लगातार तेज गति करे 1 साल में प्रकाश की गति के करीब पहुंच सकता है। अगर यह क्राफ्ट यात्रा के मध्य बिंदु तक तेज गति करे और फिर वापस 1G से डिसेलरेट करे तो बर्नार्ड के तारे तक का सफर जहाज की घड़ियों के हिसाब से सिर्फ 8 साल में हो सकता है। मिल्की वे के केंद्र तक पहुंचने में 21 साल लगेंगे और एंड्रोमेडा आकाशगंगा के लिए 28 साल। लेकिन पृथ्वी पर लोग यह सफर 300 साल का समय लेते हुए देखेंगे। ऐसे सफर में अंतरिक्ष यात्री अपने दोस्तों और परिवार को अपने वापस आने पर देख नहीं पाएंगे, क्योंकि वे सब टाइम डायलेशन के कारण उनसे आगे निकल चुके होंगे। सापेक्षवादी अंतरिक्ष उड़ान हमें भविष्य में तेज सफर करने का एक तरीका दिखाती है, लेकिन अतीत में वापस जाना एक अलग सवाल उठाता है। अगर हम अतीत में जाएं और कुछ बदलें, जैसे अपने माता पिता को मिलने से रोकें, तो हम पैदा ही नहीं होंगे। ये एक विरोधाभास बनाता है। भौतिकविदों का मानना है कि अतीत में वापस जाने की संभावनाएं सीमित हैं, लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि शायद समानांतर आयाम मौजूद हैं जहां वैकल्पिक इतिहास चलते हैं। अगर प्राचीन आयोनिया का दृष्टिकोण जीत जाता तो शायद हमारी दुनिया आज काफी अलग होती। औद्योगिक क्रांति 2000 साल पहले होती और लियोनार्डो और आइंस्टीन की खोजें हजारों साल पहले हो जाती। लेकिन यह समानांतर दुनिया में हम जो आज यहां हैं मौजूद नहीं होते। हर छोटी चीज का असर होता है, जैसे एक शुक्राणु का एक अंडाणु को निषेचित करना। अगर किसी वैकल्पिक टाइमलाइन में आयोनियन की भावना जीत गई होती तो शायद हम आज तक अल्फा सेंचुरी और बर्नार्ड के तारे तक अपने सर्वेक्षण जहाज भेज चुके होते। कार्ल सेगन कहते हैं कि हम एक क्षणिक प्रजाति हैं, पर हमारी सोच और महत्वाकांक्षा हमें ब्रह्मांड में एक विशेष स्थान देती है। एक दिन
हम उन तारों तक पहुंचेंगे जो अभी सिर्फ दूरबीन के जरिए दिखते हैं। तब हम देखेंगे कि अंतरिक्ष और समय के बीच का यह सफर सिर्फ एक शुरुआत है। अध्याय नंबर 9, तारों का जीवन में कार्ल सेगन कहते हैं कि प्राचीन मिस्र के सूर्य देवता रा कहते हैं कि उन्होंने दिन और रात को अलग किया और हर चीज उनकी रोशनी से पैदा हुई। यह कहानी एक प्राचीन सोच को दिखाती है कि सूरज और तारे सब कुछ बनाते हैं। विंसेंट वैन गॉग कहते हैं कि अगर हमें शांति चाहिए तो रात को आसमान में सितारों को देखना होगा। लेकिन ये सितारे क्या हैं, कैसे बनते हैं और कैसे खत्म होते हैं? अगर हम एक एप्पल पाई बनाते हैं तो उसके तत्व अणुओं और परमाणुओं से बने होते हैं। हाइड्रोजन के अलावा बाकी सब परमाणु तारों के अंदर बनते हैं। हाइड्रोजन खुद बिग बैंग में बना था, जब ब्रह्मांड की शुरुआत हुई थी। अगर किसी एप्पल पाई को छोटा करते करते एक परमाणु तक ले जाए तो हमें 90 कट लगाने होंगे। परमाणु के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक में होते हैं और इलेक्ट्रॉन उसके आसपास घूमते हैं। यह नाभिक बहुत छोटा और घना होता है, लेकिन परमाणु का ज्यादा हिस्सा खाली होता है। फिर भी इलेक्ट्रॉनों के आवेश के कारण एक ठोस टेबल हमारा वजन संभाल लेती है। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन पर धनात्मक आवेश होता है और न्यूट्रॉन तटस्थ होते हैं, लेकिन उनके पास परमाणु बल होता है जो उन्हें एक साथ बांध कर रखता है। हाइड्रोजन के नाभिक मिलकर हीलियम बनाते हैं और ऐसे ही नए तत्व बनते हैं। यह सब कुछ सिर्फ बहुत उच्च तापमान और दबाव में होता है। जैसे तारों के अंदर, तारों के ये परमाणु प्रतिक्रियाएं न सिर्फ उन्हें चमकने देती हैं, बल्कि नए रासायनिक तत्व भी बनाती हैं। कीमिया, जो तत्वों को एक दूसरे में बदलने की प्राचीन कोशिश थी, आधुनिक रसायन विज्ञान की शुरुआत बनी। पर जहां कीमिया खत्म हुई, विज्ञान ने हमें दिखाया कि नए तत्वों का जन्म तारों के अंदर होता है। हमारा सूर्य एक परमाणु रिएक्टर है जो हर सेकंड 400 मिलियन टन हाइड्रोजन को हीलियम में बदल रहा है। यह परमाणु संलयन प्रक्रिया सूर्य के अंदर 40 मिलियन डिग्री तापमान पर होती है। सूर्य से प्रकाश का फोटॉन का सफर 1 मिलियन साल लेता है। यह ऊर्जा हमें सूर्य के ऊपर से मिलती है, जो जीवन के लिए जरूरी है। न्यूट्रिनो, जो परमाणु संलयन प्रक्रिया के दौरान बनते हैं, सूर्य का एक और चमत्कार है। ये कण पदार्थों के लिए लगभग पारदर्शी होते हैं और सूर्य के अंदर से सीधे निकल जाते हैं। 1 सेकंड में अरबों न्यूट्रिनो हमारे शरीर के अंदर से गुजर जाते हैं, बिना हमें कुछ महसूस कराए। लेकिन सौर न्यूट्रिनो की कमी अभी भी एक अनसुलझी रहस्य है। कार्ल सेगन कहते हैं कि एक तारा अपनी जिंदगी हाइड्रोजन को हीलियम में बदलकर शुरू करता है। जब उसके पास हाइड्रोजन खत्म हो जाती है तो वह हीलियम को फ्यूज करके कार्बन और ऑक्सीजन बनाता है। सूर्य जैसे तारे अपनी जिंदगी के अंत में एक लाल दानव बनते हैं, इतने बड़े कि बुध और शुक्र को निगल जाते हैं। शायद पृथ्वी भी इसके अंदर चली जाए। जब ये फ्यूजन प्रतिक्रियाएं बंद होती हैं तो तारा सिकुड़कर एक सफेद बौना बन जाता है, एक छोटा और घना शरीर जो धीरे धीरे ठंडा होता है। बड़े सितारे जो सूर्य से 2 या 3 गुना ज्यादा बड़े होते हैं, वे सुपरनोवा के रूप में खत्म होते हैं। ये विस्फोट नए तत्व बनाते हैं जो इंटरस्टेलर बादलों में फैल जाते हैं। यही नए तारों और ग्रहों का जन्म देते हैं। सूर्य के अंत होने में अभी 5 से 6 अरब साल बचे हैं, लेकिन एक दिन पृथ्वी का सूर्य के अंदर मिलना तय है। तब तक शायद मानवीय सभ्यता या तो मंगल, यूरोपा या टाइटन पर जा चुकी होगी, या एक नए तारे प्रणाली में नई दुनिया की तलाश कर रही होगी। जब हम रात के आसमान में तारों को देखते हैं तो वह दूर के परमाणु संलयन के चमत्कार होते हैं। हर तारा एक कहानी है, उसकी जिंदगी और मौत के बीच का सफर, और शायद किसी दिन हम उन्हीं सितारों के पास जाकर ये कहानियां अपनी आंखों से देखेंगे। सूर्य जैसे तारे अपनी जिंदगी के अंत में लाल दानव बनते हैं और फिर सफेद बौने में बदल जाते हैं। बड़े तारे जो सूर्य से ज्यादा द्रव्यमान वाले होते हैं, वे सुपरनोवा विस्फोट के बाद न्यूट्रॉन तारे या ब्लैक होल बनाते हैं। सुपरनोवा में तारे का बहुत सारा पदार्थ अंतरिक्ष में फेंक दिया जाता है, जो नए तत्व बनाता है। ये तत्व फिर से नए तारों और ग्रहों को बनाने में काम आते हैं। हम जो कुछ भी हैं वो स्टार डस्ट से बने हैं। हमारे डीएनए में कार्बन, हमारे खून में आयरन और हमारे आसपास के वातावरण में ये सब तत्व सुपरनोवा से आए हैं। ब्लैक होल एक रहस्यमय घटना है
जब एक बहुत ही विशाल तारा अपनी जिंदगी के अंत में सुपरनोवा विस्फोट करता है तो उसके अंदर का हिस्सा न्यूट्रॉन तारा या ब्लैक होल बन जाता है। ब्लैक होल एक ऐसी जगह है जहां गुरुत्वाकर्षण इतना ज्यादा है कि कुछ भी, यहां तक कि रोशनी भी वहां से बाहर नहीं जा सकती। ब्लैक होल अंतरिक्ष समय को विकृत कर देते हैं, जिसकी वजह से हम उन्हें सीधे नहीं देख पाते हैं। अंतरिक्ष और समय एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जब हम अंतरिक्ष में यात्रा करते हैं तो हम समय में भी आगे बढ़ते हैं। सापेक्षता के विशेष सिद्धांत के अनुसार प्रकाश की गति एक ब्रह्मांडीय गति सीमा है। हम जितना तेज प्रकाश के करीब यात्रा कर सकते हैं उतना ही हम समय में आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन हम कभी भी प्रकाश से तेज नहीं जा सकते। ये नियम हमारे ब्रह्मांड की स्थिरता के लिए जरूरी हैं। कार्ल सेगन कहते हैं कि हमारी दुनिया और ब्रह्मांड एक गहरा रिश्ता रखते हैं। तारों की जिंदगी, उनकी मौत और उनके द्वारा बनाए गए तत्व ही हमारी जिंदगी को संभालते हैं। अंतरिक्ष और समय का यह अनोखा रिश्ता हमें अपनी जगह को समझने में मदद करता है। हमारे भविष्य के अन्वेषण और खोजों से हम और भी गहराई से ब्रह्मांड को समझ पाएंगे और शायद एक दिन हम सितारों तक पहुंच ही जाएं। अध्याय नंबर 10। हमेशा की उम्र में कार्ल सेगन बताते हैं कि ब्रह्मांड की शुरुआत एक घटना से हुई, बिग बैंग। यह वह शुरुआत थी जिससे हमारा ब्रह्मांड शुरू हुआ। सभी पदार्थ और ऊर्जा एक ब्रह्मांडीय एकरूपता में सिमट गए थे, एक गणितीय बिंदु में जो बिना किसी आयाम के था। यह पदार्थ और ऊर्जा ब्रह्मांड के किसी कोने में नहीं थे, बल्कि पूरा ब्रह्मांड ही एक छोटी जगह में था। उस समय घटनाएं होने के लिए ज्यादा जगह नहीं थी। एक बड़े विस्फोट के साथ ब्रह्मांड का विस्तार शुरू हुआ, जो अब तक चल रहा है। इस विस्तार को समझने के लिए एक फूलते हुए बुलबुले को सोचना गलत होगा, क्योंकि बाहर कुछ भी नहीं था। इसे अंदर से देखा जाए तो जैसे कि एक कपड़ा जो समान रूप से सभी दिशाओं में फैल रहा हो। जैसे जैसे अंतरिक्ष का विस्तार हुआ, पदार्थ और ऊर्जा भी साथ में विस्तारित हुए और तेजी से ठंडे हुए। ब्रह्मांडीय आग के गोले का विकिरण, जो उस समय और आज भी ब्रह्मांड में था, वह ठंडा होता गया और गामा किरणों से इंफ्रारेड और रेडियो तरंगों तक पहुंचा। यह विकिरण ब्रह्मांडीय पृष्ठभूमि के रूप में आज भी रेडियो टेलीस्कोप द्वारा देखा जा सकता है। बिग बैंग के 1 अरब साल बाद पदार्थ के कुछ टुकड़े बन गए। इन टुकड़ों का गुरुत्वाकर्षण के कारण और गैस को खींचना शुरू हुआ, जो बढ़ते गए और आकाश गंगाएं बनने लगीं। ये प्रारंभिक आकाश गंगाएं अभी भी बड़े सुपर क्लस्टर में एक साथ समूहित हैं, जो अंतरिक्ष के सबसे बड़े ढांचे हैं। ये सुपर क्लस्टर गुरुत्वाकर्षण से एक साथ बंधे हुए हैं और गैलेक्टिक और ग्रहों की प्रणाली के लिए काम करते हैं, जैसे कि आइस स्केटर्स के लिए स्केटिंग रिंक। आकाशगंगा के अंदर छोटे बादल भी गुरुत्वाकर्षण से ढह रहे थे। ये ढलान इतने तीव्र थे कि उच्च तापमान के कारण परमाणु प्रतिक्रियाएं शुरू हुईं और पहले तारे चालू हुए। ये नए तारे सुपरनोवा में विस्फोट हुए और भारी तत्वों को इंटरस्टेलर गैस में छोड़ते गए। ये तत्व नए तारों और ग्रहों के जन्म के लिए ईंधन बन गए। आज आकाशगंगाओं के समूह ब्रह्मांड को भरते हैं। कुछ समूह छोटी संख्या में आकाशगंगाओं को रखते हैं, जैसे हमारा लोकल ग्रुप, जिसमें मिल्की वे और एंड्रोमेडा शामिल हैं। पर कुछ समूह, जैसे विर्गो क्लस्टर, हजारों आकाशगंगाओं को एक साथ समेट के रखते हैं। हर आकाशगंगा एक अलग कहानी के साथ बनी है, सर्पिल, अंडाकार और अनियमित। कुछ आकाशगंगाओं के पास गुरुत्वाकर्षण पुल हैं, जो उन्हें एक दूसरे से जोड़ते हैं। आकाशगंगाओं के टकराव एक अलग ही कहानी सुनाते हैं। जब आकाशगंगाएं टकराती हैं तो उनकी गैस और धूल टकराती है, पर तारे एक दूसरे के पार से गुजर जाते हैं। ये टकराव आकाशगंगाओं को विकृत करते हैं और नए पैटर्न बनाते हैं, जैसे रिंग गैलेक्सी, जो एक छपकी जैसी लगती है। ये सब अस्थायी हैं, पर हर आकाशगंगा एक तरल संरचना है जो अपने आप विकसित होती है। क्वासार, जो अरब साल पुरानी आकाशगंगाएं हैं, ब्रह्मांड के सबसे चमकीले और हिंसक वस्तुएं हैं। ये आकाशगंगा के केंद्रों में विशालकाय ब्लैक होल के कारण होते हैं, जो धूल और गैस को निगलते हैं। क्वासार की चमक इतनी तीव्र होती है कि वह 1000 सुपरनोवा के बराबर लगती है। ये विस्फोट पूरी आकाशगंगाओं और उनके ग्रहों को तबाह कर देते हैं। यह हमें दिखाता है कि ब्रह्मांड में जीवन और विनाश का एक साथ होना एक अजीब बात है। मिल्की वे,
अपने कोर से दो विशाल हाइड्रोजन बादलों को बाहर निकाल रही है। यह गैलेक्टिक केंद्र एक मजबूत गामा रे स्रोत है जो एक गुप्त ब्लैक होल होने का संकेत देता है। आकाशगंगा के अंदर की गति एक सुंदर और जटिल नृत्य है। हमारा सूर्य मिल्की वे के किनारे पर अपने कोर के चारों ओर 250 मिलियन वर्ष में एक बार घूमता है और सर्पिल भुजाएं नए तारों के जन्म के लिए मंच बनाती हैं। हर आकाशगंगा एक गतिशील और जीवित प्रणाली है। तारे अपने जीवन चक्र में नए तत्व बनाते हैं और उन्हें अंतरिक्ष में छोड़ते हैं। ये तत्व नए तारों और ग्रहों को बनाते हैं और कभी कभी जीवन को भी संभालते हैं। और ये आकाशगंगाएं भी एक दिन खत्म हो जाती हैं, या तो ब्लैक होल में बदल जाती हैं या अपनी ऊर्जा खोकर मिट जाती हैं। ब्रह्मांड सुंदरता और अराजकता का मिश्रण है। ये हमें निर्माण और विनाश के चक्र को समझने का मौका देता है। हमारे जैसे छोटे जीवों के लिए ब्रह्मांड का पैमाना और जटिलता आश्चर्यजनक है। सूर्य और उसके ग्रह मिल्की वे आकाशगंगा के अंदर हर 250 मिलियन साल में एक बार घूमते हैं। सर्पिल भुजाओं के अंदर नए तारों का जन्म होता है, लेकिन सूर्य जैसे मध्यम उम्र के तारे इन भुजाओं के बीच में होते हैं। हमारा सूर्य इस समय सर्पिल भुजाओं के बीच एक शांत जगह में है, लेकिन इतिहास में यह सर्पिल भुजाओं के अंदर जाता रहा है। जब यह सर्पिल भुजाओं से गुजर रहा होता है तो इंटरस्टेलर बादल और धूल ज्यादा सामना करते हैं। यही शायद हमारी पृथ्वी के हिमयुग का कारण हो सकता है। डब्ल्यू नेपियर और एस क्लब का यह भी मानना है कि कुछ चंद्रमा और क्षुद्र ग्रह जैसे फोबोस और कुछ धूमकेतु इंटरस्टेलर अंतरिक्ष से आए होंगे और सूर्य ने सर्पिल भुजाओं के अंदर जाते हुए उन्हें पकड़ा होगा। यह बात मैग्नीशियम आइसोटोप के परीक्षण से पुष्टि की जा सकती है, जो इन वस्तुओं के तारे प्रणाली के मूल को बता सकते हैं। ध्वनि और प्रकाश तरंगों के डॉपलर प्रभाव से हमें बहुत कुछ समझने को मिलता है। एक तेज कार का हॉर्न सुनने पर जैसे उसकी पिच बदलती है, वैसे ही आकाशगंगा की रोशनी का स्पेक्ट्रम रेड शिफ्टेड या ब्लू शिफ्टेड हो सकता है। अगर एक आकाशगंगा हमसे दूर जा रही हो तो उसकी रोशनी का स्पेक्ट्रम रेड शिफ्टेड दिखाएगा, और अगर पास आ रही हो तो ब्लू शिफ्टेड। यह डॉपलर प्रभाव बिग बैंग सिद्धांत के लिए एक ठोस आधार बनाता है, जो बताता है कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। एडविन हबल और मिल्टन ह्यूमसन ने दूर की आकाशगंगाओं की वर्णक्रमीय रेखाओं को देखा और उनका रेडशिफ्ट मापा। उन्होंने देखा कि जितनी दूर आकाशगंगाएं होती हैं, उतना ज्यादा उनका रेडशिफ्ट होता है। यह खोज समझने में मदद करती है कि ब्रह्मांड का विस्तार एक समान है। हबल और ह्यूमसन के अनुसंधान से पता चला कि आकाशगंगाओं का रेड शिफ्ट सिर्फ उनके विस्तार का कारण है। ब्रह्मांड एक बड़े विस्फोट से शुरू हुआ और तब से विस्तार हो रहा है। ब्रह्मांडीय पृष्ठभूमि विकिरण जो हर दिशा से आती है, यह दिखाती है कि बिग बैंग एक सही सिद्धांत है। यह विकिरण अब ठंडा हो चुका है, लेकिन इसकी स्थिरता एक सममित और एक समान उत्पत्ति की बात करती है। हिंदू धर्म के अनुसार ब्रह्मांड अनंत चक्रों से गुजरता रहा है। निर्माण और विनाश के बीच एक हमेशा चलती कहानी है। बिग बैंग सिद्धांत इस बात का समर्थन करता है कि ब्रह्मांड शायद एक ऑसिलेटिंग चक्र में हो, जिसमें एक बिग बैंग एक पुराने ब्रह्मांड के विनाश के बाद होता है। हर चक्र में नए नियम और नए पैटर्न बन सकते हैं, लेकिन हमारे जैसे बुद्धिमान जीव बनने के लिए एक खास संयोजन चाहिए होता है। अगर ब्रह्मांड ऑसिलेटिंग है तो संकुचन के बाद विस्तार होता है। कुछ वैज्ञानिक सोचते हैं कि संकुचन के समय उल्टा चलता होगा और घटनाओं का क्रम पलट जाता होगा। जैसे पहले झील में लहरें बनेंगी और फिर पत्थर फेंका जाएगा। यह विचार समझना मुश्किल है, लेकिन इसकी संभावनाओं का पता लगाना भी जरूरी है। बिग बैंग और ऑसिलेटिंग ब्रह्मांड का सिद्धांत एक अजीब मिश्रण है, उम्मीद और रहस्य का। चाहे ब्रह्मांड विस्तारित हो और ठंडा हो जाए या फिर ऑसिलेट करे और नए चक्रों में जाए, हमें अपने समय का पूरा उपयोग करना होगा। ब्रह्मांड की यह यात्रा सिर्फ समझने की नहीं, बल्कि सीखने और तलाशने का भी एक अवसर देती है। अगर यह सिद्धांत सही है तो हम एक अनंत और जटिल ब्रह्मांड का हिस्सा हैं, जो हमें सवाल पूछने और उनके जवाब ढूंढने के लिए प्रेरित करता रहेगा। अंतरिक्ष के किनारे खड़े होकर हम बस एक छोटी सी छलांग मारकर नए संसार की तलाश शुरू कर सकते हैं। अध्याय नंबर 11, स्मृति की दृढ़ता में कार्ल सेगन एक अद्भुत कल्पना करते हैं।
वे कहते हैं कि मान लीजिए कि हम सब एक महासागर में रहते हैं जहां सबसे बड़े और समझदार प्राणी व्हेल हैं। वे बहुत समय पहले जमीन से लौटकर पानी में आए। उनके पास आकार बहुत बड़ा है, कभी कभी 30 मीटर लंबाई और 150 टन वजन। वे एक दूसरे से आवाजों से बात करते हैं, शायद गाने गाते हैं, पर हमें पूरी तरह से समझ नहीं आती कितनी दूर तक ये व्हेल एक दूसरे से बात कर सकते हैं। पहले महासागर में शायद पूरे ग्लोब तक यह आवाज पहुंचती होगी, पर फिर इंसानों ने जहाजों, पनडुब्बियों और औद्योगिक शोर से उनके बीच का रास्ता बिगाड़ दिया। अब शायद कुछ हजार किलोमीटर तक ही सारी बातें सुनाई देती होंगी। व्हेल के लिए एक और बड़ी मुसीबत है, इंसानों द्वारा उनका शिकार। लोग उनके शरीर के हिस्सों से लिपस्टिक या इंडस्ट्रियल ऑयल बनाते हैं। जापान, नॉर्वे और सोवियत संघ जैसे देशों के कारण अब भी शिकार हो रहे हैं। अगर हम वाकई दूर के तारों और एलियंस से संपर्क करना चाहते हैं तो पहले हमें खुद अपनी पृथ्वी के समझदार जीवों से संवाद सीखना होगा। हर व्हेल, हर इंसान, हर जीव अपने जीन और दिमाग से सीख पाते हैं। जीन में उनके जीवित रहने के तरीके लिखे होते हैं, जैसे कि कब सांस लेने का समय है या खाना कैसे डाइजेस्ट करना है। लेकिन दिमाग से वे एक दूसरे से गाने शेयर करते हैं, परिवार को पहचानते हैं और दिमाग का उपयोग करके नए तरीके भी सीखते हैं। जीन डीएनए से बने होते हैं, जिसमें सिर्फ 4 अक्षर जैसी चीजें होती हैं, जिन्हें न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। वायरस के जीन सिर्फ 10,000 बिट्स होते हैं, मतलब एक छोटे पेज जितना। बैक्टीरिया के जीन लगभग 1 मिलियन बिट्स या 100 पेजों के बराबर हैं। एक अमीबा तो 400 मिलियन बिट्स यूज करता है, मतलब 80 मोटी किताबों जितनी जानकारी। ये सब दिखाता है कि हम सब में, चाहे इंसान हो या व्हेल, एक बड़ी लाइब्रेरी है, जीन की लाइब्रेरी और दिमाग की लाइब्रेरी। इस लाइब्रेरी की वजह से हम सब जिंदा रहते हैं, सीखते हैं और अपने गाने गाते हैं, चाहे हम समुंदर के हों या जमीन के। अगर हमें जीना समझना है तो हमें इन सब लाइब्रेरीज का सम्मान करना होगा और उन्हें बेहतर समझना होगा। इंसान या व्हेल के जीन में लगभग 5 अरब बिट्स की जानकारी होती है। हर इंसान के 100 ट्रिलियन कोशिकाओं के नाभिक में एक पूरी लाइब्रेरी होती है। ये लाइब्रेरी हमें बनाने के निर्देश रखती है। हर बार जब एक कोशिका विभाजित होती है, ये निर्देश सटीक कॉपी होते हैं। लीवर कोशिकाओं को हड्डियों को बनाने का पता है और हड्डी कोशिकाओं को लीवर बनाने का। यह आनुवंशिक लाइब्रेरी का काम है। हमारे शरीर के हर काम को समझना और चलाना एक जादू जैसा है। एक सेब खाना लगभग एक जादू जैसा है। अगर हमें अपने एंजाइम खुद बनाने पड़ते तो हम शायद भूखे रह जाते। प्रकृति ने अरबों सालों में एंजाइम और रासायनिक चरणों को सही किया है। ये डीएनए का कमाल है। सारे जीव यानी हम, बैक्टीरिया और व्हेल अपने जीन में कुछ कॉमन पेज रखते हैं जो उनके साझा विकासवादी इतिहास को दिखाता है। जीन के निर्देश कभी कभी पूरे नहीं होते, इसलिए मस्तिष्क का विकास हुआ। मस्तिष्क हर वातावरण को समझने और नई चुनौतियों का समाधान ढूंढने में मदद करता है। हमारा मस्तिष्क 3 परतों में विकसित हुआ है। सबसे पुराना है मस्तिष्क का तना, फिर आर कॉम्प्लेक्स जो भावनाओं और क्षेत्रीय नियंत्रण करता है, और फिर सेरेब्रल कॉर्टेक्स जो सोचने और समझने का काम करता है। सेरेब्रल कॉर्टेक्स हमारे मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा है। यह अंतर्ज्ञान और विश्लेषण का घर है। हमारी सोच और सभ्यता का उद्गम यही है। मस्तिष्क में न्यूरॉन्स हैं, सूक्ष्म स्विचिंग कोशिकाएं। ये सब लगभग 100 अरब के आसपास न्यूरॉन्स के कनेक्शन, जो 100 ट्रिलियन हैं, हमारी यादें और सोच बनाते हैं। ये न्यूरल नेटवर्क एक नृत्य पैटर्न की तरह काम करते हैं, जैसा कि चार्ल्स शेरिंगटन ने बताया था। कार्ल सेगन कहते हैं कि मस्तिष्क का सूचना सामग्री 20 मिलियन किताबों के बराबर है। इसके अलग अलग खंड अलग अलग काम संभालते हैं, जैसे कि भाषा प्रसंस्करण या मेमोरी स्टोरेज। यादें निरर्थक होती हैं, अलग अलग जगहों पर संग्रहित। हमारे विश्लेषणात्मक और रचनात्मक क्षमताओं के बीच एक लगातार बातचीत होती है जो कॉर्पस कैलोसम से होती है। हमारे मस्तिष्क हमारी जीन से 1000 गुना ज्यादा जानकारी रखते हैं। जीन से हमारी बुनियादी अस्तित्व की प्रवृत्ति आती है, पर सेरेब्रल कॉर्टेक्स हमें आत्म जागरूकता और पसंद की स्वतंत्रता देते हैं। हम अपने दिमाग में क्या डालते हैं और क्या सीखते हैं, उसकी जिम्मेदारी खुद की है। शहर जैसे विकसित होते हैं, वैसे ही मस्तिष्क का विकास हुआ है।
हर परत एक नए कार्य के लिए बनी, पर पुरानी परतें भी काम करती हैं। शहरों में नए पुल या सुरंग बनाने के लिए पुरानी जगहों का इस्तेमाल होता है। मस्तिष्क की परतों का विकास भी इसी सिद्धांत पर है। नए काम करते हुए पुराना सिस्टम चलता रहता है। जीन और मस्तिष्क की सीमाओं के बाद हमने पुस्तकालय बनाए। पुस्तकें पेड़ की छाल से बनी हुई समय यात्रा जैसा काम करती हैं। एक किताब पुराने जमाने के इंसानों की आवाज आज तक लाती है। लेखन इंसान का सबसे बड़ा आविष्कार है जो हमें एक दूसरे से जोड़ता है। पुस्तकालय, जो किताबों की खोज और पढ़ने के लिए बने हैं, हमारे सामूहिक ज्ञान का सबसे बड़ा स्रोत है। अगर किताबें न होती तो हम अपने पूर्वजों के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानते। पुस्तकालय हमें नए विचार और प्रेरणा देते हैं। एक समाज की प्रगति उसके पुस्तकालयों के स्वास्थ्य से आंकी जाती है। हमारे जीन, हमारा मस्तिष्क और हमारे पुस्तकालय अलग अलग तरीकों से जानकारी संग्रहित करते हैं। वॉयेजर अंतरिक्ष यान का रिकॉर्ड एक नई स्मृति है जो अरबों वर्षों तक जीवित रहेगी। यह रिकॉर्ड एक संदेश है जो हमें अपने भविष्य और एलियन सभ्यताओं से जोड़ता है। टेलीविजन सिग्नल जो हमने अंतरिक्ष में भेजे हैं वे एलियंस के लिए हमारी पहचान बन सकते हैं, पर शायद उन्हें हमारे व्यावसायिक शो और युद्ध की कहानियां अजीब और समझने में मुश्किल लगेंगी। फिर भी हमने वॉयेजर अंतरिक्ष यान के माध्यम से एक आत्मापूर्ण और विचारशील संदेश भेजा है जो हमारी मानवता का प्रतिनिधित्व करता है। हमारा मस्तिष्क और हमारी तकनीक हमें नए विचारों और समाज के साथ जुड़ने का मौका देती है। अगर एलियंस हमारे सिग्नल सुनते हैं तो शायद वे हमारे विकास और मस्तिष्क में दिलचस्पी लेंगे। वे समझना चाहेंगे कि हम कैसे सोचते हैं और क्या जानते हैं। हमें अपनी दुनिया को शांतिपूर्वक व्यवस्थित करके गांगेय सभ्यता का हिस्सा बनने की तैयारी करनी चाहिए। अध्याय नंबर 12, एनसाइक्लोपीडिया गैलेक्टिका में कार्ल सेगन कहते हैं कि हमने अब तक 4 अंतरिक्ष यान तारों की तरफ भेजे हैं। पायनियर 10, पायनियर 11, वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2। कुछ लोग कहते हैं कि अगर इतने सारे तारे और ग्रह हैं तो हम लोग अकेले कैसे हो सकते हैं। शायद बहुत से पर बुद्धिमान सभ्यता हो, तो क्या कोई उनमें से हमें ढूंढ कर आया होगा? अगर ऐसा होता तो शायद हम देखते, पर अभी तक हमें कोई विश्वसनीय सबूत नहीं मिला है। यूएफओ की कहानियां और प्राचीन अंतरिक्ष यात्री जैसी बातें तो हैं, पर सबूत कमजोर हैं। फिर भी अगर कभी कोई उन्नत सभ्यता आ जाए तो उनकी तकनीक हमसे बहुत आगे होगी। हम उनके सामने कुछ भी नहीं कर पाएंगे। दूसरा मौका यह है कि हमें उनके रेडियो सिग्नल मिले, एक विस्तृत संदेश। हम उनको देख नहीं सकते, पर उनकी आवाज सुन सकते हैं, जिससे हमें पता चलेगा कि कैसे जीव हैं वे, क्या सोचते हैं, क्या जानते हैं। ऐसी गांगेय बातचीत से हमें बहुत फायदा होगा। साथ ही यह साबित भी हो जाएगा कि कोई सभ्यता अपने आप को बर्बाद किए बिना लंबे समय तक जी पाई। कार्ल सेगन कहते हैं कि हमें ध्यान देना चाहिए कि विज्ञान और गणित सब जगह एक ही तरह का हो। जो भी उन्नत सभ्यता होगी उन्हें भौतिकी, रसायन विज्ञान और गणित आनी ही होगी। अगर वे हमसे बात करेंगे तो यही भाषा सबसे आसान होगी। प्राकृतिक नियम सार्वभौमिक हैं और रेडियो एक आम उपकरण हो सकता है। उनके वास्तविक सिग्नल ज्यादा जटिल तकनीक से हों, पर कितनी ऐसी सभ्यताएं हो सकती हैं, उसके लिए हमें ड्रेक समीकरण जैसे एक सूत्र के बारे में सोचना होगा। पहले हम गणना करते हैं कि कितने तारे हैं, उनमें से कितनों में ग्रह होंगे, उन ग्रहों में से कितने पर जीवन उपयुक्त होगा, उनमें से कितने पर जीवन से बुद्धि आएगी और आगे कितनी सभ्यताएं तकनीक तक पहुंच पाएंगी। कई अनुमान मिलाकर हम यह समझते हैं कि हो सकता है बहुत सारे ग्रहों पर जीवन हो, पर हमारे जैसी रेडियो सभ्यताएं कितनी होंगी यह अभी तक स्पष्ट नहीं है। अगर सभी उन्नत समाज अपने आप को खत्म कर लेते हैं तो शायद हम अकेले हों, पर अगर कुछ ऐसे समाज हों जो जीवित रहकर आगे बढ़ जाएं, तो उनकी गिनती बहुत बढ़ सकती है। फिर हो सकता है हमें उनका कोई सिग्नल कभी मिल जाए। अगर हम सभी गांगेय पड़ोसियों से कभी संपर्क कर पाए तो हम यह जान जाएंगे कि हम अकेले नहीं हैं। संपर्क का दूसरा संस्करण यह है कि उनके अंतरिक्ष यान यहां हैं, लेकिन हम सोचते हैं कि अगर वो हमसे 200 प्रकाश वर्ष दूर हैं तो उनको 200 साल चाहिए प्रकाश की गति पर। धीमी गति पर और देर लगेगी, वे कहीं और पहले पहुंच गए हों।
या किसी और कारण से हमें नहीं मिले, या फिर वे लोग हमें देख रहे होंगे पर दिख नहीं रहे। शायद हम उनके नो इंटरफेरेंस नियमों के कारण उनको नहीं देख सकते। इससे पहले हमारे इतिहास में देखें तो जब उन्नत सभ्यता कम उन्नत से मिलती है, जैसे स्पेन ने एज़टेक से मिलकर उनका विनाश कर दिया, या फिर फ्रांस ने लिंगत्तम को, बहुत बार उन्नत पक्ष ने पिछड़े हुए लोगों को नुकसान पहुंचाया है। लेकिन हो सकता है कि एलियंस में ऐसी कोई राजनीतिक या लालची सोच न हो सकता है वे मानवों से ज्यादा शांति प्रिय हों, या हो सकता है कि उनकी नजर में हम अभी बच्चे हों जो उनके साथ जुड़ने लायक नहीं। फिर रेडियो तरंगों से संपर्क करना ज्यादा संभव है क्योंकि यह कम महंगी तकनीक है, प्रकाश की गति पर चलती है और पूरे आकाश गंगा से गुजर सकती है। एक टीवी शो यहां से 200 साल दूर सितारे पर 200 सालों में पहुंचेगा। शायद वहां कोई उन्नत डिश इसे इस्तेमाल करके हमारे कार्टून, न्यूज और विज्ञापन देख ले। वे हमारे बारे में बहुत कुछ समझ सकते हैं। कार्ल सेगन कहते हैं कि हमें यह समझना होगा कि अगर संदेश कभी आया तो उसे डिकोड करना मुश्किल नहीं होगा। विज्ञान और गणित सब जगह समान है। सेगन कहते हैं कि बड़ी मुश्किल यह है कि हम कब शुरू करेंगे खोज। रेडियो टेलीस्कोप बनाने में पैसा लगता है और सरकारों को मनाना भी मुश्किल है, पर अगर हम करें और हमने आकाश गंगा के बहुत से तारों को स्कैन करके भी कुछ न पाया, तो भी हम समझ जाएंगे कि हम अकेली तकनीकी सभ्यता हैं या बहुत दुर्लभ हैं, और अगर पाया तो हम सब कुछ बदल जाएंगे। कार्ल सेगन कहते हैं कि अगर पता चले कि उन्होंने अपना संदेश बनाया ही इसलिए है क्योंकि वे जानते हैं कि हम रेडियो का उपयोग करेंगे, तो हो सकता है उनके पास ज्यादा उन्नत तरीका हो, पर वे समझ रहे होंगे कि हम रेडियो से ही मिलेंगे। एक दिन अगर हमें स्पष्ट कृत्रिम संदेश भेजेंगे, शायद भविष्य में हम गांगेय समुदाय का हिस्सा बन पाए। हो सकता है हमें उनके जवाब आने में सदियां लग जाए, पर यह ख्याल ही इतना प्रेरणादायक है कि हम ज्ञान साझा कर रहे होंगे किसी पुरानी सभ्यता से जिसके बारे में हमने कभी सपना नहीं देखा। अध्याय नंबर 13, पृथ्वी की ओर से कौन बोलता है। में कार्ल सेगन कहते हैं कि पाइथागोरस के समय एनेक्सागोरस ने पूछा कि मैं क्यों तारों के रहस्य जानूं, जब हमेशा मौत या गुलामी का डर मुझे सताता है। यह सवाल अभी भी हम में से कई लोगों को सताता है। हम एक छोटी सी दुनिया पर रहते हैं, पर हमारी नजरें ऊपर सितारों की तरफ उठती रहती हैं। एक इनका कहानी में सूरज के देवता बोलते हैं कि मैं सब पर रोशनी देता हूं, सबको गर्मी देता हूं, सबकी जमीन और जानवरों को पालता हूं। मैं पूरा दिन घूमता हूं ताकि सबको समझ सकूं। शायद यही संदेश हम सब पर भी लागू होता है कि हम अपनी जमीन और हर जीव का ध्यान रखें। हमने बस अभी थोड़ी देर पहले ही ब्रह्मांड को सही मायने में खोजा है। सेगन कहते हैं कि अनंत सालों तक लोगों को लगा कि पृथ्वी ही सब कुछ है, पर धीरे धीरे हमें समझ में आया कि हम इस बड़े ब्रह्मांड का एक बहुत छोटा सा हिस्सा हैं। पृथ्वी एक छोटा सा कमजोर सा रोशनी का बिंदु दिखाई देता है इस विशाल ब्रह्मांड में। जब बहुत दूर से हम इसे देखेंगे तो सीमाएं, झगड़े, अपनी अलग पहचान सब बेकार लगते हैं। फिर भी हम परमाणु हथियार बनाते जा रहे हैं, उनसे हम हर पल खतरे में हैं। क्या हम इतने अनजान में जीना चाहते हैं? H.G. वेल्स जैसे लोग कहते थे कि हम सब बस शुरुआत में हैं, हमें आगे कितना कुछ करना बाकी है। अगर हम आपस में ही लड़ते रहेंगे तो कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अगर हम युद्ध छोड़कर सबके लिए एक बेहतर समाज बनाएंगे तो हम ब्रह्मांड को भी खोज पाएंगे। हमें परमाणु बमों और मिसाइल प्रणालियों की जरूरत क्यों है? अगर हम सोचें तो यह सब इंसानों के दिमाग की ही उपज है। एक ही तकनीक से हम अंतरिक्ष यान या युद्ध के हथियार दोनों बना सकते हैं। अगर हम लड़ने के लिए इसका उपयोग करते हैं तो सबका खात्मा होगा। अगर हम खोजने के लिए इसका उपयोग करें तो हम ग्रहों तक जा सकते हैं या सितारों तक सिग्नल भेज सकते हैं। भौतिक विज्ञानी L.F. रिचर्डसन ने अध्ययन किया कि कितनी देर बाद एक बड़ी लड़ाई होती है। उनके आरेख से लगता है कि जितना बड़ा युद्ध उतना ही कम आता है, पर परमाणु हथियार सब उल्टा कर सकते हैं क्योंकि एक ही बड़ा युद्ध सबको मिटा देगा। उन्होंने दिखाया कि युद्ध सिर्फ सामूहिक हत्या का और बड़ा संस्करण है। मतलब युद्ध में सिर्फ पैमाना बढ़ता है, मूलभूत तर्क वैसा ही है। अगर हम इतना सब जानते हुए भी आपस में लड़ेंगे तो हमारी बर्बादी निश्चित है। कार्ल सेगन कहते हैं कि
इस समय आधे वैज्ञानिक और इंजीनियर पूरी दुनिया में सेना के लिए काम कर रहे हैं। परमाणु हथियारों की दौड़ चल रही है। अगर हम ऐसे ही रहेंगे तो अभी हम जीवित रह लेंगे, पर आगे कब तक? कभी तो कोई गड़बड़, कोई गुस्सा या कोई गलती हमारी दुनिया को खत्म कर देगी। कोशिश यह होनी चाहिए कि हम अपनी सोच बदलें। सारे देशों को समझना होगा कि पृथ्वी का सबसे बड़ा काम है सबकी सुरक्षा। युद्ध से फायदा किसी को नहीं होता। क्या हम एक ऐसी सभ्यता चाहते हैं जो अपनी जगह से निकलकर बेहतर भविष्य ढूंढेगी, या ऐसी जो आपस में ही खत्म हो जाएगी? आइंस्टीन ने कहा कि अगर युद्ध या डर से बचना है तो बुनियादी बदलाव लाने होंगे। हम सभी में एक प्राचीन हिस्सा है, आर कॉम्प्लेक्स, पर हमने सेरेब्रल कॉर्टेक्स भी बनाया है जो तर्क, करुणा और कल्पना सीख सकता है। बच्चों को प्यार मिलेगा तो उनके अंदर का क्रोध या हिंसा कम होगी। ये अध्ययन दिखाते हैं कि यह संभव है कि हमारी सबसे बड़ी जीत यही हो कि हम अपने हिंसक प्रवृत्ति को नियंत्रित करें और अपनी बुद्धि को ऊपर रखें। विज्ञान हमारे दिमाग का अब तक का सबसे अच्छा उपकरण है। यह सही नहीं है, पर यह आत्म सुधार है। यह हमें ब्रह्मांड जैसा है उस तरह समझने की अनुमति देता है। यह जीवन के सभी पहलुओं पर लागू हो सकता है। कोई गुप्त सच्चाई नहीं, सब चीजों को आजमाना चाहिए। अगर तथ्य से कोई बात विरोधाभास करे तो उसे हटाना होगा। हम ही स्टारडस्ट हैं जो ब्रह्मांड को समझने की कोशिश कर रहे हैं। एक समय में अलेक्जेंड्रिया में सबसे अच्छी लाइब्रेरी थी। सबसे बड़े वैज्ञानिक थे, पर उन्होंने कभी सामाजिक सवालों पर आवाज नहीं उठाई। अंततः विज्ञान वहां से गायब हो गया। लाइब्रेरी जल गई और कई ज्ञान बह गया। हमें यह गलती फिर से नहीं करनी चाहिए। ज्ञान सबका हक है, और ज्ञान सिर्फ हथियार बनाने की चीज नहीं, बल्कि सबके बेहतर जीवन के लिए है। पृथ्वी के 4.6 अरब सालों में बहुत से अद्भुत चीजें हुई हैं। जीवन आया, विकसित हुआ। हम वंशज हैं उन सभी विकासों के। अब हम रॉकेट, रेडियो और कंप्यूटर लेकर अंतरिक्ष जा सकते हैं। अगर हम सब मिलकर पृथ्वी को बचा सकें तो हम एक दिन ब्रह्मांड में अपने कदम जमाएंगे। आवाजें अलग अलग हो सकती हैं, संस्कृति अलग हो सकती हैं, पर जब हम दूर से देखेंगे तो सब में एक समानता दिखेगी। विभिन्न समाज, फिर भी एक साझा नियति है। हमें सबको सम्मान देना होगा। सब एक संयोजन है। कोई एक गलत कदम सबको ले डूबेगा, पर अगर हम सही कदम लें तो हम सभी ब्रह्मांडीय भविष्य का हिस्सा बन सकते हैं। आज हम एक वैश्विक समाज की तरफ बढ़ रहे हैं। ब्रह्मांड के नजरिए से हम समझ सकते हैं कि हम एक ही जाति का हिस्सा हैं, और हमारा बचाव तभी संभव है जब हम साथ मिलकर अपनी दुनिया को सुरक्षित करेंगे। हमें एक ऐसे भविष्य की तरफ देखना चाहिए जो खोज, करुणा और अस्तित्व पर आधारित हो। कार्ल सेगन कहते हैं कि हम तारों के धूल हैं, हम धरती के रक्षक हैं, और अगर हम अपने लिए नहीं तो ब्रह्मांड के लिए अपने अस्तित्व को बचाए। एक ब्रह्मांडीय नजरिया हमें सिर्फ जीवित ही नहीं बल्कि विकसित होने का रास्ता भी दिखाता है। आज के लिए बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे आपसे एक नए एपिसोड में एक नए विषय के साथ। दोस्तों, यह थी कार्ल सेगन की कॉस्मोस। आशा है आपको यह ऑडियो बुक पसंद आई होगी। अगर आपको यह अच्छी लगी तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे चैनल ऑडियो बुक लेजेंड्स को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल की सदस्यता लें ताकि आपको ऑडियो बुक्स का एक विशेष संग्रह मिल सके। सदस्यों को अपनी पसंदीदा ऑडियो बुक्स का अनुरोध करने का भी मौका मिलता है, जिन्हें हम प्राथमिकता देंगे। तो बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।